सोचो, एक बंदा इतना गेम एडिक्ट हो जाए कि पूरे 10 साल लगा दे सिर्फ फाइनल बॉस रूम तक पहुंचने के लिए, और जब फाइनली वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक टेस्ट था, ये डिसाइड करने के लिए कि तुम इस वर्ल्ड में एंटर करने लायक हो या नहीं। और ऊपर से ट्विस्ट ये कि तुम वही बारबेरियन कैरेक्टर बन जाते हो जो तुमने गेम कंप्लीट करने के लिए चूज किया था। ये स्टोरी है हमारे एमसी की, एक ऐसा बंदा जो हमेशा वीक था, हॉस्पिटल में काफी टाइम स्पेंड करता था और गेमिंग का उतना ही एडिक्ट था जितना मेन, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि अच्छे गेम्स पहले जैसे रिलीज ही नहीं हो रहे थे। फाइनली उसे एक फोरम मिला जहां एक नए गेम के बारे में डिस्कशन हो रहा था। बोला गया कि ये गेम बाकी सबसे अलग है और प्लेयर से एक 100% एफर्ट डिमांड करता है। गेम का नाम था डंजन्स एंड स्टोन, एक इंडी आरपीजी जिसमें W2 ग्राफिक्स थे। शुरू में हमारे बॉय को गेम इतना एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था, लेकिन फ्री होने की वजह से उसने ट्राई करने का डिसाइड किया। कैरेक्टर सेलेक्ट करने का टाइम आया तो ऑप्शंस थे ह्यूमन, ड्वार्फ, एल्फ, बारबेरियन और फरी। साथ ही एक मिस्टीरियस ऑप्शन भी था जिसमें 3 क्वेश्चन मार्क्स थे जो रैंडम या सीक्रेट कैरेक्टर लग रहा था। उसने रैंडमली बारबेरियन सेलेक्ट कर लिया, ये सोचकर कि वो ज्यादा टाइम तक गेम नहीं खेलेगा। इनिशियली गेम उसे इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो पूरी तरह हुक हो गया। टाइम का पता ही नहीं चला। गेम में यूनिक क्लासेस और मैकेनिक्स थे, कुछ बहुत यूजफुल, कुछ बिल्कुल यूजलेस। एनपीसीज के साथ अलायंसेस बनाना पड़ता था और अगर मर जाओ तो गेम दोबारा शुरू से स्टार्ट होता था। शुरू में ये मैकेनिक एक्साइटिंग लगा, लेकिन बार बार मरने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। वो हॉस्पिटल में गेम खेलता रहा, फिर सिविल सर्वेंट बनने के दौरान, कॉलेज के टाइम और जॉब करते हुए भी। इन सब के बीच वो डंजन्स एंड स्टोन खेलना कभी नहीं छोड़ा। फिर भी उसकी परसिस्टेंस के बावजूद वो बार बार मर रहा था। ऐसे ही 9 साल निकल गए और अब फाइनली वो फाइनल बॉस रूम तक पहुंच गया था। अब इस गेट तक पहुंचकर उसने रिलीफ की सांस ली और सेलिब्रेट भी किया, ये सोचकर कि शायद किसी और ने इतने साल इस गेम को डेडिकेट नहीं किए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल था, अंदर जाना है या नहीं। जब उसने येस सेलेक्ट किया, गेम ने वार्न किया कि शायद वो वापस ना आ सके और पूछा कि क्या वो श्योर है। वार्निंग ऐसे लग रही थी जैसे गेम खुद उसे कॉशन कर रहा हो, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को फर्क नहीं पड़ा और उसने कंफर्म कर दिया। जैसे ही उसने येस दबाया, गेम लोड होने लगा और वो इमेजिन करने लगा कि फाइनल बॉस कैसा होगा। तभी गेम ने एक शॉकिंग चीज रिवील कि अब इस गेट तक पहुंचना सिर्फ ट्यूटोरियल कंप्लीट करना था। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया, इतना सब सिर्फ ट्यूटोरियल था। उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया जब गेम का टेक्स्ट अचानक कोरियन में चेंज हो गया। गुस्से में उसने सोचा कि उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। उसी मोमेंट गेम ने उसका टारगेट कंफर्म किया और मॉनिटर से एक स्ट्रेंज लाइट निकलने लगी। वो लाइट उसे पूरी तरह इनगल्फ कर गई और उसने शार्प पेन फील किया। जब उसका बॉडी उसमें खींच लिया गया, उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगी और दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे लाउड होती गई, यंग वॉरियर्स को कंग्रेचुलेट करते हुए कि वो सेक्रेड रेल्म में एंटर हुए हैं ट्रू वॉरियर्स बनने के लिए। जब उसने आंखें खोली, सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ टॉर्चेस थीं और उसके आस पास स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बारबेरियंस खड़े थे। उसका अपना बॉडी भी बिल्कुल अलग फील हो रहा था, फिट, हार्ड मसल्स और टैटूज से कवर्ड। सबसे ऊपर एक ओल्ड एस जैक्ट गीजर चिल्लाता हुआ सबको बोल रहा था कि अपने वेपन्स चूज करो। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो वही बारबेरियन बन चुका है जो उसने गेम में चूज किया था। ओल्ड मैन वॉरियर्स को आगे बुला रहा था वेपन्स चूज करने के लिए। पहला था कराक, वैनन का तीसरा बेटा, जिसने डबल हेडेड एक्स चूज किया। जैसे ही उसने वेपन सेलेक्ट किया, अनाउंस हुआ कि वो वॉरियर बन गया। फिर फेनाई डैनी को बुलाया गया। एक के बाद एक सब अपने वेपन्स चूज करने लगे। ओल्ड मैन उन्हें ब्लेस कर रहा था, बोलते हुए मे द ग्रेस ऑफ राफोनिया बी विथ यू यंग वॉरियर्स। उस मोमेंट पर प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया कि वो सच में डंजन्स एंड स्टोन के वर्ल्ड में आ चुका है। सिर्फ बारबेरियन नहीं बना, बल्कि अब वो अपनी चोजन कैरेक्टर की लाइफ जी रहा है। जैसे ही वो सब प्रोसेस कर रहा था, पास खड़ा कोई बोल पड़ा कि ये रियल नहीं हो सकता। एक टेरिफाइड बारबेरियन ने लाउड बोला कि वो सब डंजन्स एंड स्टोन गेम के अंदर हैं। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि वो अकेला नहीं है जो इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में फंसा है। अचानक ओल्ड बारबेरियन चिल्लाया, किसने बोला? प्रोटैगनिस्ट शॉक में तुरंत चिल्लाया कि वो नहीं था और गुस्से में उस बंदे को ग्लेयर किया जिसने एक्चुअली बोला था। ओल्ड मैन ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम ही थे, है ना? बारबेरियन ने पूछा कि क्या वो सच में डंजन्स एंड स्टोन के अंदर हैं। बिना हेजिटेशन के ओल्ड मैन उसके पास गया और उसका सीधा सिर काट दिया। फिर उसने अनाउंस किया कि कड़ुआ का बेटा ओम एक इविल स्पिरिट से पोजेस था और बाकी सबको ऑर्डर दिया कि जो कुछ उसने बोला उसे भूल जाओ और सेरेमनी कंटिन्यू करो। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत 3 इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गईं। पहली, उस जैसे लोग जो इस वर्ल्ड में आए हैं उन्हें इविल स्पिरिट्स माना जाता है। दूसरी, अगर किसी को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो उसे मार दिया जाएगा। तीसरी, अगर वो पहले बोल देता तो उसका भी सिर जमीन पर पड़ा होता। ओल्ड मैन ने फिर सिनिक के 4th सन को बुलाया। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट और एंग्शियस हो गया क्योंकि लोग एक के बाद एक बुलाए जा रहे थे और उसके जैसे लोग भी इंक्लूड हो रहे थे। उसने एक प्लान बनाया, अगर 2 सेकंड के अंदर कोई अपने नाम पर आगे नहीं आता तो वो खुद चला जाएगा। थोड़ी देर बाद एक नाम अनाउंस हुआ, ब्यॉर्न सन ऑफ जैंडल। प्रोटैगनिस्ट ने काउंट किया 1, 2 और जब कोई आगे नहीं आया वो खुद स्टेप आउट कर गया। तब रिवील हुआ कि उसका नाम ही ब्यॉर्न है, जैंडल का बेटा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा ओल्ड मैन उसे घूर रहा है। ओल्ड मैन ने उसे बोला कि कोई भी वेपन चूज करो। काफी ऑप्शंस थे इसके बाद, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने जो वेपन चूज किया उसने ओल्ड मैन का अटेंशन खींच लिया। वो था एक शील्ड। प्रोटैगनिस्ट को लगता था कि शील्ड ही बेस्ट ऑप्शन है। इस बीच
गेम के बाहर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक अपडेट शो किया। ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल लेवल प्लस 24 इंक्रीज हो गया था और ये इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड हो गई। साथ ही प्रोटैगनिस्ट का स्टेटस भी दिखाया गया। जब उसने इनिशियली बारबेरियन क्लास चूज की थी तब उसने स्वॉर्ड पिक किया था क्योंकि वो पावरफुल लग रहा था, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो बार बार एक नूब की तरह मर रहा था। मॉन्स्टर्स तक कंफ्यूज हो गए थे कि ये बंदा इतनी बार कैसे मर रहा है। उसने 2-हैंडेड एक्सेस, मेसेस, हैमर्स सब ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम था। वो बर्जर्क मोड में जाता और फिर मर जाता। एक दिन जब वो टाउन में घूम रहा था उसे एक शील्ड मिला, ये अलग था। तब उसे रियलाइज हुआ कि बारबेरियन क्लास की वाइटैलिटी हाई होती है जो टैंकिंग के लिए परफेक्ट है। शुरू में शील्ड यूज करना मुश्किल था क्योंकि उसके स्किल्स मास्टर करने में टाइम लगता था, लेकिन बाद में जब उसने स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना शुरू किया वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो गया। एक्चुअली बारबेरियन क्लास काफी ओवरपावर्ड निकला, इसीलिए उसने शील्ड चूज किया। सेरेमनी कंप्लीट होते ही लैबिरिंथ के गेट्स ओपन हो गए। जिस टाउन में ये लैबिरिंथ था उसका नाम राफ्टोनिया था। लीडर के ऑर्डर पर सब लोग अंदर रश कर गए। सब एक साथ मूव कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। अचानक जो बंदा लीड कर रहा था वो मुड़कर बोला कि उसे रास्ता याद नहीं है। ये सुनकर सब गुस्से में आ गए और उसे टेम्पररी लीडर पोजीशन से हटा दिया। फिर आइनार, फेनलाइन की सेकंड डॉटर, ने लीड लिया। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर बाद एनर ने अनाउंस किया कि उसे भी रास्ता याद नहीं है। वो डिजेक्टेड लग रही थी और प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन वो खुद भी ज्यादा स्टैंड आउट नहीं हो सकता था। उसने उसे साइड में ले जाकर एक ग्रुप की तरफ पॉइंट किया जो लैबिरिंथ की तरफ जा रहा था और सजेस्ट किया कि उन्हें फॉलो करते हैं। आइनर ने बात समझ ली और तुरंत सबको बोला कि उसे अब रास्ता याद आ गया है। थोड़ी देर बाद वो लोग लैबिरिंथ एंट्रेंस तक पहुंच गए। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या अंदर जाना सही डिसीजन है। उसने ये भी सोचा कि क्या वो बारबेरियन ग्रुप छोड़ दे। उसकी पिछली लाइफ में वो हमेशा बीमार रहता था, कभी फाइट नहीं किया था। क्या वो यहाँ मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा? कम से कम उसे गेम के टैक्सेस पे करने थे। डंजन्स एंड स्टोन में 20 साल के बाद टैक्स देना मैंडेटरी था। जो पे नहीं करते थे उन्हें लिटरली मार दिया जाता था। पैसे कमाने के दो तरीके थे, या तो लैबिरिंथ में जाकर मॉन्स्टर्स से फाइट करो या फिर बार्स या मार्केट्स में छोटे काम करो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बारबेरियन की रेपुटेशन एक वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव इंसान की थी, गेम सेटिंग की वजह से। अच्छी बात यह थी कि बारबेरियंस को स्टार्टिंग से वेपन्स मिलते थे। बुरी बात यह थी कि लैबिरिंथ सिर्फ महीने में एक बार ओपन होता था और अब बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। प्रोटैगनिस्ट अभी भी अपनी डिलेमा में फंसा हुआ था। तभी एनार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींचने लगी, बोलते हुए कि जल्दी करो, पोर्टल श्रिंक हो रहा है। उसने उसे बोला कि वो आगे बढ़े, वो फॉलो करेगा। जाने से पहले उसने उसे थैंक यू बोला। उसने कहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन एनार इंसिस्ट करने लगी कि वो उसकी तरह स्मार्ट बनना चाहती है। उसने कभी इतना इंटेलिजेंट बारबेरियन नहीं देखा था और वो उसके जैसा बनना चाहती थी। प्रोटैगनिस्ट ने अंदर ही अंदर सोचा कि उसके लिए उसे किसी और क्लास में रिबॉर्न होना पड़ेगा क्योंकि बारबेरियंस नेचुरली फूलिश होते हैं। लेकिन उसने उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं की और बस बोला, नॉर्मल इंसान की तरह सोचो और एक्ट करो। वो खुशी से उसे फिर थैंक यू बोलती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो लैबिरिंथ से जिंदा वापस आया तो वो उसे रिवॉर्ड देगी। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि वो कैसा रिवॉर्ड देगी और क्या उनके बीच कुछ डेवलप हो सकता है, लेकिन एक लाइन उसके दिमाग में अटक गई, अगर तुम जिंदा वापस आए। इस गेम में बारबेरियंस डेथ से नहीं डरते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? एनर थोड़ी देर सोचती है और पूछती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हाँ, उसे डर लगता है, लेकिन वो एक बॉर्न वॉरियर है। अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम बारबेरियन नहीं हो। ये रियलाइजेशन उसके लिए क्लियर था। उसे लैबिरिंथ में एंटर करना ही होगा और बस अपने फियर को कॉन्कर करते हुए वो अंदर गहराई में बढ़ गई। डंजन के अंदर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। जब डंजन्स एंड स्टोन की बात आती है, हमारा एमसी एक वेटरन है। उसे पता है कि वॉल्स पर क्रिस्टल्स होने चाहिए जो थोड़ी बहुत रोशनी देते हैं, लेकिन यहाँ उसे रियलाइज हुआ कि वो प्योर पिच डार्कनेस में थ्रो कर दिया गया है। ये उसके 9 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस में कभी नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे वॉल्स फील करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब उसे लगा कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है तभी वो एक बेयर ट्रैप में फंस गया। दर्द से चीखने वाला था, लेकिन उसने अपनी आवाज दबा ली क्योंकि उसे पता था कोई एनिमी पास हो सकता है। और गैस करो, क्या वो सही था? डार्कनेस में एक छोटा लेकिन सिनिस्टर क्रीचर छुपा हुआ था। सबसे बुरी बात, ये क्रीचर्स बहुत कनिंग होते हैं और तब अटैक करते हैं जब तुम ऑलरेडी वीक हो। दर्द और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद उसने खुद को डांटा और कंप्लेन करने के बजाय गॉब्लिन को फाइट के लिए चैलेंज किया। अपनी नम और ट्रैप्ड लेग के बावजूद वो सीधा खड़ा रहा। उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो गॉब्लिन को कर्स करता है और लैबिरिंथ को भी गाली देता है। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं जो कंफर्म करता है कि उसका शाउट काम कर रहा है। हमारे बॉय ने प्रिटेंड किया कि वो भाग रहा है क्रीचर को बेट करने के लिए। जैसे वो चलता, गॉब्लिन भी चलता, जैसे वो रुकता, गॉब्लिन भी रुकता। ये देखकर उसने एक नया प्लान बनाया। वो पूरी तरह गिर गया और डेड एक्ट करने लगा। गॉब्लिन दूर खड़ा देख रहा था, कंफर्म करने के लिए कि टारगेट सच में मर गया है या नहीं। फिर उसने उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया, टेस्ट करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। ये देखकर हमारा बॉय और गुस्से में आ गया। उसने रियलाइज किया कि ये गॉब्लिन उस बारबेरियन से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है जो लैबिरिंथ के सीक्रेट्स नहीं समझ पाया। जैसे ही गॉब्लिन पास आया, हमारे बॉय ने एक क्रिटिकल मिस्टेक की। वो अटैक मिस कर गया और ऊपर से गॉब्लिन उस पर हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाते हुए। प्रोटैगनिस्ट का खून खौल उठा। प्योर रेज में उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करने लगा और वो गॉब्लिन पर बार बार अटैक करने लगा। उसने उसे ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यही बारबेरियन की असली स्ट्रेंथ है, रॉ अनटेम्ड मैडनेस। गॉब्लिन को डिफीट करने के बाद उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और क्रीचर का बॉडी वैनिश हो गया, पीछे एक छोटा क्रिस्टल छोड़कर जो गेम की करेंसी थी। ये
ये 9th ग्रेड मैजिकल जेम सिर्फ एक रोटी के बराबर वैल्यू रखता है। अब सब क्लियर हो गया। ये एक डंजन और मॉन्स्टर्स का वर्ल्ड है, फेमिलियर लैंडस्केप्स और अलग अलग रेसेस के साथ। हमारा बॉय समझ गया कि ये वही गेम है जो वो 9 साल से खेल रहा था, लेकिन अगर ये उसकी न्यू रियलिटी है तो वो सिर्फ मरकर ही कंफर्म कर सकता है। अपने आप को घसीटते हुए, खून के ट्रेल्स छोड़ते हुए वो लगभग 10 माइल्स तक क्रॉल करता रहा। एक पॉइंट पर उसे केव के एंड पर लाइट दिखी। जैसे ही वो गिव अप करने वाला था, उसने देखा एक ग्रुप वहां से गुजर रहा है। तब तक उसकी लाइफ सिर्फ 2% रह गई थी। एक नोटिफिकेशन आया, परमानेंट सैनिटी पॉइंट गेन्ड। बियॉन्ड बोलने की कोशिश करता है लेकिन लो हेल्थ की वजह से बोल नहीं पाता। ग्रुप के लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बिगिनर इतनी दूर कैसे आ गया, ये इम्पॉसिबल लग रहा था। बियॉन्ड इरिटेट हो गया और उसे उन हेल्पर्स को पंच करने का मन हुआ। ग्रुप लीडर काम रहता है और रेसिना नाम की किसी को बोलता है बारबेरियन को हील करने के लिए। बियॉन्ड सोचता है क्या उनके पास प्रीस्ट है, शायद वो बच जाए, लेकिन रेसिना बिना रीजन रिफ्यूज कर देती है। लीडर पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो किसी और को पोशन देने को बोलता है। हीलर रिलक्टेंटली एग्री करती है, बोलते हुए कि डिवाइन पावर्स बाद में चाहिए हो सकती हैं, लेकिन अभी पोशन काफी है। पोशन बियॉन्ड के पैर पर डाला जाता है जो इंस्टेंटली रीजनरेट होने लगता है, लेकिन अनबेरेबल पेन के साथ। बियॉन्ड दर्द से चिल्लाता है लेकिन थोड़ी देर में उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है, लेकिन ये हीलिंग फ्री नहीं थी। अब ग्रुप इन्फॉर्मेशन चाहता है। वो पूछते हैं कि एक बिगिनर यहाँ कैसे पहुंच गया। बियॉन्ड ऑनेस्टली बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो बस भटक कर यहाँ आ गया। पलाडिनो बोलता है कि ऐसा फिनोमेनॉन 100 साल में एक बार होता है। बियॉन्ड अपनी बैड लक पर रिग्रेट करता है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ग्रुप बोलता है कि उसे पोशंस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि लैबिरिंथ में टाइम ही मनी है। बियॉन्ड को अजीब लगता है कि ये लोग उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो जिंदा बचने पर खुश है। ग्रुप उस डायरेक्शन में बढ़ता है जहां से बियॉन्ड आया था, ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए। थोड़ी देर बाद पोशन वेंडर बोलता है कि बारबेरियन लकी है। ब्लॉन्ड बंदा अग्री करता है, बोलते हुए कि स्टार्टिंग में इतना सर्वाइव करना नॉर्मल नहीं है। एक और औरत बोलती है कि रेड हेयर्ड बंदे ने पोशंस यूज नहीं किए और लीडर ने प्रोटैगनिस्ट को सेव किया। पोशन वेंडर मना नहीं करता, लेकिन पॉइंट आउट करता है कि प्रीस्ट ने भी सेम किया। एनवायरनमेंट टेंस हो जाता है, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं और वो स्पेकुलेट करने लगते हैं कि बारबेरियन का ब्लड कितना दूर तक स्प्रेड हुआ होगा। आर्चर सोचता है क्या ये सच में लक था। ग्रुप चलता रहता है और फाइनली रुकता है लैबिरिंथ के सेकंड फ्लोर के पोर्टल के सामने। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने वाले होते हैं, एक औरत बोलती है रुक जाओ और पूछती है क्या वो जो पड़ा है वो बारबेरियन का सैडल है। ओल्ड मैन लाइट मैजिक यूज करता है और उनका पूरा पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है। ब्लड ट्रेल अब भी क्लियरली विजिबल है, जो सबको शॉक कर देता है। ओल्ड मैन लीडर से पूछता है कि बारबेरियन कितनी दूर ट्रैवल कर गया। ब्लॉन्ड बंदा एस्टिमेट करता है लगभग 10 माइल्स। ये रियलाइजेशन सब पर हिट करता है, अगर कोई बंदा इतनी दूर क्रॉल कर गया तो उसके पास मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ होनी चाहिए। रेड हेयर्ड बंदा ये सोचकर कांप जाता है कि क्या वो खुद इतना पेन एंड्योर कर पाता। उसे याद आता है कैसे बारबेरियन ने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया था और एक मैजिक जेम दिखाया था। इसका मतलब बारबेरियन इतनी दूर क्रॉल करता रहा बिना ये जाने कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं, फिर भी उसने अपना बार्गेनिंग टूल नहीं छोड़ा और लाइफ को पकड़ के रखा। रेड हेयर्ड बंदा तुरंत अपनी पहले वाली बातें वापस ले लेता है और अपने टीममेट से पूछता है क्या उन्हें बारबेरियन का नाम याद है। अब तक सब सोचते थे कि बारबेरियंस एक माइंडलेस रेस है जो सिर्फ स्लॉटर करती है, लेकिन ये बंदा अलग लग रहा है। मीनवाइल अपना एमसी गॉब्लिन से फाइट कर रहा है, सिर्फ शील्ड और फिस्ट्स का यूज करके उन्हें बीट कर रहा है। धीरे धीरे वो उनके पैटर्न्स समझ लेता है और रास्ते में लगे ट्रैप्स को भी हैंडल करता चला जाता है। जब गॉब्लिन्स पीछे से अटैक करते हैं, वो तुरंत मुंह कर शील्ड से उनकी पिटाई कर देता है। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, भूख। ट्राइब लीडर ने उसे फूड का बैग दिया था, लेकिन वो फट गया और अब उसके पास सिर्फ 7 में से 2 ब्रेड पीसेस बचे हैं। सिचुएशन समझकर वो रैशनिंग स्टार्ट करता है, थोड़ा सा ब्रेड खाता है और बोलता है कि काफी टेस्टी है, लेकिन अब प्यास लग रही है। वो सोचता है डंजन में पानी कहाँ मिलेगा। गेम में तो कभी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रियल लाइफ सिनारियो में सब कुछ ज्यादा टफ लग रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर बियॉन्ड उठता है और पानी ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे पानी की आवाज सुनाई देती है और एक कोने में किसी को पानी पीते हुए देख लेता है। जैसे ही वो पास जाता है, वो बंदा तुरंत निकल जाता है। बियॉन्ड वहीं बैठकर अपने क्रिस्टल्स काउंट करता है, लगभग 40 के आसपास। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम, फटीग। उसे पता है कि उसे सोना पड़ेगा। डंजन में सोने के 2 तरीके हैं, पहला बस लेट जाओ और अपनी किस्मत भगवान पर छोड़ दो, दूसरा एक स्लीपिंग पार्टनर चूज करो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को यह एक्सपेक्ट नहीं था कि सब लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली वो इरिटेट हो जाता है। तभी एक बंदा आता है, स्माइलिंग फेस, नाम हन। वो पूछता है क्या वो स्लीपिंग पार्टनर ढूंढ रहा है और एक्सप्लेन करता है कि बस एक दूसरे का ख्याल रखना होता है सोते वक्त। बियॉन्ड तुरंत अग्री करता है और अपना इंट्रो देता है, लेकिन बंदा उसका हाथ थोड़ा वियर्ड रोमांटिक स्टाइल में शेक करता है और बोलता है काश 3 लोग होते। फिर ब्लश करते हुए बोलता है क्या सिर्फ हम दोनों ही हैं। बियॉन्ड के दिमाग में सीधा थॉट आता है इसका सर फोड़ दूं, लेकिन वो कंट्रोल करता है। रात के लिए कंपनी चाहिए। दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं। हान जीत जाता है तो वो पहले सोएगा। बियॉन्ड ऑब्वियसली फिर से पिस्ड। हन उसे एक वॉच देता है और बोलता है जब पॉइंटर यहाँ आए तो मुझे उठा देना। फिर वो सो जाता है। बियॉन्ड बैठा सोच रहा है क्या उसका स्लीपिंग बैग मांगे या नहीं, और होप करता है
कोई गॉब्लिन ना आ जाए। टाइम पास होता है। वो हान को उठाता है। हान उसे थैंक्स बोलता है और कहता है अब बियॉन्ड की बारी है सोने की। लेकिन बियॉन्ड कैसे ट्रस्ट करे किसी अननोन बंदे पर, तो वो प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, स्नोर करते हुए। वो सोचता है हन कब अटैक करेगा, लेकिन हन कुछ नहीं करता। 2 घंटे बीत जाते हैं। अब बियॉन्ड गार्ड पर है, जीरो स्लीप। वो इरिटेट होने लगता है, सोचता है हान ने कुछ किया क्यों नहीं, शायद थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए था। धीरे धीरे वो खुद सो जाता है। अचानक एक लाउड स्क्रीम से वो उठता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बियॉन्ड बोलता है उसे पता ही नहीं चला कब सो गया। हान बोलता है पहले मुंह साध कर, लकी है कोई अटैक नहीं हुआ। बियॉन्ड अपोलोजाइज करता है और बोलता है अगर वो और सोना चाहे तो वो गार्ड करेगा। हान स्माइल के साथ बोलता है कोई नीड नहीं, अब तू सो जा, मैं देख लूंगा। बियॉन्ड उसे थैंक्स बोलता है। हन पूरे टाइम अपनी वियर्ड स्माइल मेंटेन करता है। बियॉन्ड उसे एक रियल लाइफ डील जैसा ट्रीट करता है और उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में क्लियर है डंजन में हन जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ही बियॉन्ड आंख खोलता है, हान उसके ऊपर जायंट हैमर लेके खड़ा होता है और बोलता है थोड़ा और सोना है क्या। अगर उस मोमेंट बियॉन्ड डॉज नहीं करता तो वहीं क्रश हो जाता। वो तुरंत साइड जंप करता है और हान शॉक में रह जाता है कि यह बच गया। लगता है उसने गलत इंसान को ट्रिगर कर दिया। बियॉन्ड फुल हेट्रेड के साथ अटैक करता है। हान चिल्लाता है रुक जा, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बियॉन्ड उसे शील्ड से मार देता है। हान बार बार सॉरी बोलता है, लेकिन बियॉन्ड के लिए वो अब गॉब्लिन जैसा है, एक हिट में नहीं मरेगा। वो फिर से अटैक करता है। हान 2 मीटर दूर गिरता है, क्रॉल करने लगता है। वो अपोलोजाइज करता रहता है, लेकिन बियॉन्ड सिर्फ जानना चाहता है क्यों किया। हान बताता है कि वो उसे नॉकआउट करके उसका मैजिक स्टोन चुराना चाहता था। शील्ड और बाकी गियर भी बेच देता, अच्छा पैसा मिलता। बियॉन्ड पूछता है बस इतना ही। हान बोलता है हाँ, अब मुझे जाने दे। बियॉन्ड को पता है ऐसे और लोग मिलेंगे, क्या सबको छोड़ता रहेगा। हान बोलता है वो दूसरों जैसा नहीं है। बियॉन्ड बस अपना शील्ड उठाता है और यह पहली बार होता है जब वो किसी इंसान को अपने हाथ से मारता है। अभी 1 दिन भी नहीं हुआ इस वर्ल्ड में आए हुए और वो पहले ही एक लाइफ ले चुका है। उसके बाद वो हान का गियर इक्विप करता है, शोल्डर पैड्स, बैकपैक, इन्वेंटरी इंक्रीज, हैमर एंड बूट्स भी, मतलब फुल अपग्रेड मिल गया। अभी के करंट फेज में हमारा एमसी फुल सैवेज मोड में है, गॉब्लिन्स को लिटरली वाइप कर रहा है और वो बड़ा हैमर तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। नेक्स्ट डे गॉब्लिन्स ग्रुप्स में आने लगते हैं। गॉब्लिन्स ग्रुप्स में आने लगते हैं जो वो इजिली हैंडल कर लेता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम गॉब्लिन्स नहीं, स्लीप है। वो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए वॉल के साथ टिकता है, लेकिन जैसे ही आंख लगती है गॉब्लिन्स आ जाते हैं, सोचते हुए कि बंदा सो रहा है। बस यही उसका फ्यूज ऊंच जाता है। बोलता है कि 10 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता और सबको क्रश कर देता है। सब क्लीन करने के बाद वो बोलता है अब तो सो जाऊंगा, और तभी सिस्टम मैसेज जब वो सो रहा था एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया। लिटरली एक बड़ा गॉब्लिन उसके चेस्ट में नाइफ घुसा रहा होता है। वो झटके से उठता है, गॉब्लिन को थप्पड़ मार के उड़ा देता है। दूसरा गॉब्लिन अपने दोस्त को हवा में उड़ते देखकर समझ जाता है कि बारबेरियन गुस्से में है और सीधा भाग लेता है। बियॉन्ड को लगता था वो स्लोली वेकअप करेगा, लेकिन अब उसे वूंड्स हील करने पड़ रहे हैं। पोशन यूज करते हुए वो कंप्लेन करता है कि पोशन का स्टिंग वूंड से भी ज्यादा दर्द देता है। हान को मारे हुए 14 घंटे हो चुके हैं और अब वो फिर से एक नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढने का सोच रहा है, लेकिन इस बार सीन उल्टा है। अब सब लोग उससे टीम अप करना चाहते हैं। शायद अब वो क्लीन और डेंजरस लग रहा है। जो भी हो, हर कोई इनवाइट कर रहा है, लेकिन इस बार वो खुद मना कर देता है और बोलता है कि वो अपनी रेस के साथ रहेगा, बारबेरियंस के साथ। डंजन में चलते हुए उसे एक एल्फ गर्ल दिखती है, कॉर्नर में बैठी हुई। ऑब्वियसली वो उसे देखकर डर जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है इंजर्ड एल्फ। बियॉन्ड तुरंत पूछता है क्या वो हर्ट है, लेकिन उसे और अलर्ट कर देता है। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि वुंड काफी सीरियस है। वो पूछता है क्या ह्यूमंस ने उसे इंजर किया। जैसे ही वो पास जाता है, एल्फ नील करके अपोलोजाइज करने लगती है। बोलती है बस इस बार माँ कर दो, उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। बियॉन्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। गेम में एल्व्स ऐसे बिहेव नहीं करते, वो कोल्ड होते हैं। फिर भी वो कामली बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसे मरने का। एल्फ शॉक हो जाती है। बार बार पूछती है क्या वो सच में उसे छोड़ देगा। अब बियॉन्ड थोड़ा इरिटेट हो जाता है, पूछता है इतना डर क्यों रही है। फिर वो उसे हीलिंग आइटम्स देता है, लीव्स जो बारबेरियंस अपने कंपेनियंस को देते हैं। बोलता है पहले वुंड्स ट्रीट करो, बाद में बात करेंगे। एल्फ पूछती है क्या हेल्प करने के लिए रीजन चाहिए। वो बोलता है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन चाहिए। ऑब्वियसली उसका अपना रीजन है, उसे नाइट टाइम कंपेनियन भी चाहिए और वुंड भी काफी बड़ा है। उसकी कंडीशन देख के क्लियर है कि वो भी स्ट्रगल कर रही है। दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं एल्फ का नाम अर्विन। बियॉन्ड पूछता है वो उससे इतना क्यों डर रही है। वो बोलती है क्योंकि वो एल्फ है और वो बारबेरियन और बारबेरियंस उनके मॉर्टल एनिमीज हैं। लेकिन फिर करेक्ट करती है कि वॉर 10 साल पहले खत्म हो चुका है और वो फाइट नहीं करना चाहती। यह सुन के बियॉन्ड रियलाइज करता है यह वर्ल्ड गेम से डिफरेंट है, बहुत कुछ है जो उसे नहीं पता। थोड़ा टेंशन भी होता है, लेकिन जब वो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, एल्फ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। ये हमारे की बात कर, एक्चुअली वो उसे नाइट टाइम कंपेनियन बनाना चाहता है। दोनों थके हुए हैं तो कोऑपरेट करना बेस्ट है। एल्फ कंडीशन रखती है वो वॉरियर्स ऑनर पर स्वेयर करे कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। बियॉन्ड थोड़ा अनॉयड होता है, लेकिन मान जाता है। बोलता है मैं अपने फादर के ऑनर पर
स्वेयर करता हूँ जिसका नाम वो खुद भूल चुका है। एल्फ भी स्वेयर करती है और दोनों के बीच एक नॉन अग्रेशन पैक्ट बन जाता है, एटलीस्ट रात के लिए। ब्योन बोलता है वो पहले सोएगा ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। एल्फ अग्री करती है। इस बार ब्योन उसे वॉच देता है, बोलता है ध्यान से रखना महंगा है। वो लेट जाता है, सोचता है प्रिटेंड करेगा कि सो रहा है, लेकिन सच में सो जाता है। शॉक में उठता है, पूछता है कितनी देर सोया? 2 घंटे। उसे लगता है स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट की वजह से हुआ। अब वो गिल्ट फील करता है और वो सब अर्विन को दे देता है। वो खुश हो जाती है और फाइनली सो जाती है। क्लियरली वो भी उतनी ही टायर्ड थी। ब्योन को लगता है जैसे वीक्स बीत गए, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 3 दिन हुए हैं डंजन में आए। यह सोच के वो कंफ्यूज हो जाता है रियल वर्ल्ड के बॉडी के बारे में। लास्ट उसे याद है वो मॉनिटर में खींच लिया गया था। वॉच चेक करता है तो बस 10 मिनट बचे हैं अर्विन को जगाने के। अब उसका दिमाग फिर ओवरथिंक मोड में, क्या उसे टीम अप करना चाहिए और लूट शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब गॉब्लिन्स ग्रुप्स में आ रहे हैं। वो बोलता है 4 गॉब्लिन्स तक हैंडल कर सकता है, लेकिन मेन इशू स्टिल स्लीप है। अगर टीम अप करेगा तो लूट डिवाइड होगा, और अगर नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे फिर से नया नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढना पड़ेगा। सडनली उसको 2 ह्यूमंस अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। वह ऑलरेडी आपस में विस्पर कर रहे होते हैं कि क्या यही वह एल्फ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उनमें से एक बोलता है कि हाँ यही है। ब्लॉन्डी ब्यॉन्ड के पास आता है और पूछता है कि उसका एल्फ के साथ क्या रिलेशनशिप है। ब्यॉन्ड सीधा बोल देता है कि वह उसकी नाइट टाइम कंपेनियन है, लेकिन जब वह मोटा ब्लॉन्डी पूछता है कि वह कितने टाइम तक साथ रहेंगे, तब ब्यॉन्ड को गुस्सा आ जाता है और वह उसे सीधा बाहर में जाने को बोल देता है। इससे दोनों चिकन्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हमारे बॉय को समझ आ जाता है कि वह लोग एल्फ को ढूंढ रहे हैं और उसे रियलाइज होता है कि अब उसे जगाने का टाइम आ गया है। जब वह उसे जगाता है तो वह धीरे से बोलती है कि बस 5 मिनट और ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लेती है। लेकिन यही ब्यॉन्ड को डाउट होता है कि वह एक्चुअली सो नहीं रही थी, क्योंकि पहले ब्लैंकेट लूज था और अब वह उसे पकड़ रही है। सडनली हमारा बॉय उसे सीधा खींच के उठा देता है और एक बच्चे की तरह बिठा देता है। वह सीधा पूछता है कि वह सोने का नाटक क्यों कर रही थी, और वह उदासी से बोलती है कि अगर वह उठ जाती तो शायद ब्यॉन्ड उसे छोड़ देता, क्योंकि उनका डील सिर्फ रात के लिए था। ब्यॉन्ड को अब समझ आ जाता है कि वह क्यों प्रिटेंड कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वह आंखें खोलती उनका अग्रीमेंट खत्म हो जाता और उसे फिर से अकेला सर्वाइव करना पड़ता। लेकिन उससे पहले वह पूछता है कि उसका उन 2 आदमियों से क्या कनेक्शन है, और वह फर्मली बोलती है कि कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी ब्यॉन्ड को समझ नहीं आता कि उन्होंने उसे पहचाना कैसे, और वह एडमिट करती है कि शायद वह उस क्लैन से हो सकते हैं जो उसे हर्ट करना चाहता था। कम से कम उनके कप्थों पर क्रिस्टल यूनियन क्लैन का सिंबल था। ब्यॉन्ड तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ रहना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पूरा क्लैन उसके पीछे पड़ा है। लेकिन जब वह देखता है कि वह सिर्फ 20 साल की है, तो वह उसे कहता है कि उसके साथ चले ताकि वह चलते हुए बात कर सके। वह पूछती है कि क्या वह उसकी हेल्प करेगा, और वह बोलता है कि पहले वह पूरी स्टोरी सुनना चाहता है। अर्विन थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वह बताती है कि अपने जर्नी के पहले दिन उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई थी और वह उसका नाइट टाइम कंपेनियन बन गया था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए उसने आंखें खोली और देखा कि उस आदमी का हाथ उसके पास एक अजीब पोजीशन में था। वह उसे बोल रहा था कि थोड़ी देर और सो जाओ। बाद में उसे पता चला कि वह एक क्लैन का मैनेजर था जो फर्स्ट फ्लोर पर बिजनेस करता था। वह आगे बताती है कि वह किसी तरह उस दिन बच के निकल गई, लेकिन उस क्लैन के लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और उसके पेट में एरो लगा था। अब हमारा बॉय पूछता है कि वह लोग उसे ट्रैक कैसे कर रहे हैं। वह बताती है कि शायद वह मैसेज स्टोन का यूज करते हैं। मैसेज स्टोन एक मिस्टिकल डिवाइस होता है जो सिंक्रोनाइज होने के बाद लगभग 300 मीटर के रेंज में कम्युनिकेशन अलाउ करता है, बेसिकली एक वॉकी टॉकी जैसा। ब्यॉन्ड समझ जाता है कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो वह पकड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। वह उससे पूछता है कि इतनी ज्यादा जिद से उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, क्या सिर्फ उसे चुप कराने के लिए। वह थोड़ा हिचकिचाती है, मना करती है और हल्का ब्लश करते हुए एडमिट करती है कि जब वह पहली बार भाग रही थी तब उसने अपना नाइफ फेंका था और गलती से वो वहां लग गया। वह मान लेती है कि ब्यॉन्ड समझ गया होगा इसका मतलब। रूमर्स कहते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पोशंस भी काम नहीं कर रहे थे। इतना रीजन तो काफी था उनके पीछे पड़ने के लिए। शर्मिंदगी महसूस करते हुए अर्विन धीरे से सॉरी बोलती है। तभी अचानक उसे एक अजीब सेंसेशन फील होता है और वह जल्दी से ब्यॉन्ड को बोलती है कि पीछे मत देखना। लगभग 150 मीटर दूर एक ग्रुप उनका पीछा कर रहा होता है। हमारा बॉय उसकी इतनी प्रिसाइज सेंसिंग से इंप्रेस हो जाता है। शायद यह एल्व्स की कोई इनेट पैसिव एबिलिटी है। फास्टर मूव करने का डिसाइड करके वह पूछता है कि उसकी इंजरी ठीक है या नहीं। वह बोलती है कि ठीक है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके वुंड्स फिर से खुल गए हैं। फिर भी वह कंप्लेन नहीं करती आज के लिए। जब वह स्पीड बढ़ाते हैं तब भी उनके और परस्यूअर्स के बीच डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा होता। ब्यॉन्ड एक प्लान सोचना शुरू करता है। अर्विन उसके सीरियस एक्सप्रेशन को नोटिस करती है और पूछती है क्या हुआ। डायरेक्ट जवाब देने के बजाय वह पूछता है कि वह किस चीज में अच्छी है। वह प्राउडली बोलती है कि वह कपड़े धोने और घर सान करने में स्किल्ड है, और इससे उसकी सारी बैटल स्ट्रेटेजी वाली होप तुरंत खत्म हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह क्लैरिफाई करता है कि वह कॉम्बैट के बारे में पूछ रहा था। तब वो बताती है कि वह आर्चरी और स्पिरिचुअल फायर मैजिक में प्रोफिशिएंट है।
बियॉर्न तुरंत पहचान लेता है कि यह सबसे रेयर एलिमेंटल एबिलिटीज में से एक है, लेकिन जो वह सच में जानना चाहता था वह यह था कि क्या उसने कभी किसी को मारा है। वह सिर हिलाकर मना करती है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलती है कि जरूरत पड़ने पर कर सकती है। उसका जवाब मानकर वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ रहेगी जब तक वह लैबिरिंथ से बाहर नहीं निकल जाते। वह थोड़ा सोचती है, सिचुएशन को समझती है, फिर रिवॉर्ड्स के बारे में पूछती है कि क्या उसे इसमें कुछ मिलेगा या नहीं। बियॉर्न बिना डिले के बोलता है कि रिवॉर्ड्स डिवाइड होंगे, वह 90% लेगा और वह 10%। सरप्राइजिंगली वह डील एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही एनिमीज करीब आने लगे, अब सिर्फ 100 मीटर्स दूर रह गए थे। बियॉर्न को समझ आ गया कि उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वह डिटोर लेगा और अर्विन को बोला कि अपना फायर स्पिरिट समन करे। बिना किसी हेजिटेशन के उसने तुरंत उसकी बात मान ली। ऑब्वियसली हमारे बॉय ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह वापस इसी जगह आ जाएगा। ये वही स्पॉट था जहां वह पहली बार लैबिरिंथ के अंदर स्पॉन हुआ था, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा सोच भी नहीं पाया था कि अर्विन ने वार्न किया कि एनिमीज और भी करीब आ रहे हैं। उसी वक्त बियॉर्न ने उससे बोला कि अपना फायर स्पिरिट अनसमन कर दे। अचानक पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। हमारा बॉय तुरंत समझ गया कि ये लोग एडवांस ट्रैकिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट डार्कनेस के बावजूद उनमें से एक बंदा बिल्कुल वही रुक गया जहां वह थे। टाइम वेस्ट किए बिना बियॉर्न ने एल्फ को बुलाया और बोला कि एनिमीज पर एरो फायर करे। अर्विन ने अपना बो निकाला, एक परफेक्ट आर्चर स्टैंस लिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड और फोकस्ड था। उसने प्रिसाइज एम लिया और एरो छोड़ा जो सीधा टारगेट के हेड में जाके लगा। उसके दिमाग में एक थॉट आया कि शायद ये उसका पहला किल था। बियॉर्न ने उसकी तारीफ की और बोला कि अगर वह हेजिटेट करती तो शायद वह लोग डेंजर में पड़ जाते। जब वह गिर चुके बॉडी के पास पहुंचे, एक मैसेज स्टोन से आवाज आई। ट्रांसमिशन मल्टीपल लोग सुन रहे थे और तुरंत एक ऑर्डर दिया गया कि सब लोग गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट में गैदर हों। अब क्लियर हो गया था कि जो बियॉर्न और एल्फ को ट्रैक कर रहा था वह सायरन था। सायरन के बिलोंगिंग्स चेक करते हुए हमारे बॉय को 2 डैगर्स, एक बैग जो मैजिक क्रिस्टल्स से भरा हुआ था और एक पोशन मिला जो उसके बेल्ट से अटैच था। इस बीच अर्विन ने ऑलरेडी सायरन के क्लोथ्स पहन लिए थे। बियॉर्न ने कमेंट किया कि अब वह पहले से काफी बेटर लग रही है। फिर उसने बियॉर्न को सिखाया कि कम्युनिकेशन स्टोन कैसे यूज करते हैं, जो बस साइड बटन प्रेस करने जितना सिंपल था। तभी एक और मैसेज आया कि सायरन अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वह एल्फ को ट्रैक कर रहा था, लेकिन अब डिफीट हो चुका है। वह गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट में है, एक बारबेरियन के साथ जो एक बड़ा हैमर यूज करता है। दोनों पर 10 शून्य गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी सेट हो चुका है। अर्विन ऑलरेडी शॉक में थी, लेकिन बियॉर्न ने उसे काम किया और बोला टेंशन ना ले और अपना स्पिरिट दोबारा समन करे। उनका नेक्स्ट मूव क्लियर था। वह डार्कनेस का यूज करके सीधा डंजन के सेकंड फ्लोर की तरफ जाने वाले थे। कुछ टाइम बाद अर्विन ने उसे सर कहकर एड्रेस किया और पूछा कि क्या वह सच में सेकंड फ्लोर जा रहे हैं। उसने कंफर्म किया और वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली कि क्या उसे पता है कि वह फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बियॉर्न ने उसे रीअश्योर किया कि उसे सब पता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सुनकर वह थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई, क्योंकि टैंक और लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर का कॉम्बो हमेशा स्ट्रांग होता है। फिर भी वह आगे बढ़ने में हेजिटेंट थी। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें बोला गया कि अगर कोई एल्फ को कैप्चर कर लेता है तो उसे 10 शून्य गोल्ड के बदले उसे रखने की परमिशन मिलेगी। ये सुनते ही वह तुरंत रेडी हो गई और डिक्लेयर किया कि वह बियॉर्न के साथ सेकंड फ्लोर जाएगी। हमारा बॉय ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि वह डर के वजह से उसके साथ आए, लेकिन एटलीस्ट अब उसे कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए तो वैसे भी नीडी लोगों की हेल्प करना और बीच में विलन्स को तोड़ना हमेशा से पसंद था। चलते हुए उसने अचानक पूछा कि क्या उसे रास्ता पता है। बियॉर्न ने एडमिट किया कि वह कंप्लीटली श्योर नहीं है, लेकिन अगर वह नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इवेंचुअली पहुंच जाएंगे। उसे ये इसलिए पता था क्योंकि उसने गेम काफी ज्यादा खेला हुआ था। तभी अर्विन ने अचानक उसे रुकने को बोला। आगे गॉब्लिन ट्रैप था। उसने बोला कि वह हैंडल कर लेगी। गॉब्लिन्स ने इसी मोमेंट पर पीछे से सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया, लेकिन अर्विन ने पहले गॉब्लिन को इजीली डॉज किया और एक एरो सीधा उसके हेड में मार दिया। दूसरा गॉब्लिन उस पर चार्ज करता है, लेकिन वह ऑलरेडी फुल स्पीड में मूव कर रही होती है। उसके पीछे जाके उसे भी खत्म कर देती है। ये लड़की सच में इंसेन थी। खुशी से स्माइल करते हुए वह पूछती है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। बियॉर्न उसकी तारीफ करता है और मानता है कि वह उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है। खुश होकर अर्विन उसे मैजिक क्रिस्टल्स देती है और उनका अग्रीमेंट याद दिलाती है कि 9 उसके और 1 उसका। वह एक्साइटेड होकर बोलती है कि अगर ऐसे ही प्रोग्रेस होती रही तो वह अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट खरीद पाएगी। बियॉर्न थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसे बस मेहनत करते रहने को बोल देता है। तभी मैसेज स्टोन फिर से रिंग करता है और अनाउंस होता है कि रिवॉर्ड अब बढ़कर 20 शून्य गोल्ड कॉइन्स हो गया है, डेड या अलाइव। जैसे हमेशा बियॉर्न उसे अश्योर करता है कि अंधेरे में कोई उनका पीछा नहीं कर पाएगा, लेकिन रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि एक नया प्रॉब्लम सामने आ जाता है। उनके सामने कई घूल्स खड़े होते हैं। वह उसकी तरफ मुंह कर पूछती है कि क्या वह उनसे फाइट करे। इस बार बियॉर्न सीधा बोलता है कि वह दोनों मिलकर लड़ेंगे। डंजन एंड स्टोन में जब कोई पहली बार किसी मॉन्स्टर स्पीशीज को डिफीट करता है तो उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज के मॉन्स्टर्स वह मारेगा, उतनी ही फास्ट उसका लेवल अप होगा। उनके लिए ये एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी। बियॉर्न आगे बढ़ा और एनिमीज को सीधा तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि पीछे से आने वाले एनिमीज को एरोज से इजीली खत्म किया जा रहा था। अपने साइड में एक रिलायबल कंपेनियन के साथ सब कुछ लिटरली बच्चों का खेल लग रहा था। जब वह गूल्स को मारते हुए आगे बढ़ते रहे, वह नॉर्थ की तरफ मूव करते रहे और ऐसे ही फाइट करते करते उनके
उनकी जर्नी का तीसरा दिन आ गया। रास्ते में उन्हें जमीन पर खून दिखा। उसका लुक देखकर क्लियर था कि वह गॉब्लिन का ब्लड नहीं था, लेकिन फिर वह किसका हो सकता था? थोड़ी दूर पर किसी का पैर लगभग कटा हुआ पड़ा था और एक सैंडल भी वहीं छूट गया था। ये वही जगह थी जहां हमारे बॉय ने पहली बार लैबिरिंथ में कदम रखा था और इसी जगह के बिल्कुल पीछे सेकंड फ्लोर का पोर्टल था। जब उसे याद आया कि वह कितना करीब था मरने के, उसके अंदर गुस्सा उभर गया। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना हैमर जमीन पर जोर से मारा और जोर जोर से गाली देने लगा। अर्विन डर के मारे हिल गई और तुरंत सॉरी बोलने लगी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन रियलिटी में बियॉन्ड बस अपनी खुद की बैड लक से फ्रस्ट्रेट था। अगर वह किसी और डायरेक्शन से आया होता तो कब का सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता। उधर एल्फ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि सब उसकी वजह से हो रहा है। बियॉन्ड ने उसे समझाया कि टेंशन ना ले, ये उसकी गलती नहीं है। तब जाके उसे सिचुएशन समझ आई और पहली बार उसने उसके स्ट्रगल को फील किया। बियॉन्ड थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उसने खुद से समझ लिया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोला जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया। वह पक्का मान रही थी कि उसके दोस्त हेवन चले गए हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रही है। फाइनली वह मोमेंट आ गया जब उन्हें सेकंड फ्लोर के पोर्टल में एंटर करना था। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कंफर्म हुआ कि वह गॉब्लिन फॉरेस्ट सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए हैं। अगले ही मोमेंट दोनों अचानक नीचे गिर पड़े और जमीन पर क्रैश हो गए। वह गॉब्लिन फॉरेस्ट के नॉर्दर्न रीजन में लैंड हुए थे। इधर उधर देखने पर लग रहा था कि 50 मीटर के रेडियस में कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है। एरविन ने पूछा कि उसने कभी सेकंड फ्लोर पर फॉरेस्ट के बारे में क्यों नहीं सुना। इसका जवाब देते हुए बियॉन्ड ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 4 पोर्टल्स होते हैं। नॉर्थ वाला गॉब्लिन फॉरेस्ट ले जाता है, ईस्ट वाला बीस्ट स्ले जोन, वेस्ट वाला लैंड ऑफ द डेड और साउथ वाला ब्लैक रॉकी माउंटेन्स। इन सब जगहों में से जो जगह उन्हें मिली थी वह सबसे कम डेंजरस थी। फिर बियॉन्ड ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है बाद में सिटी कैसे जाना है, यानी डंजन से कैसे बाहर निकलते हैं। उसने बताया कि एक सर्टेन टाइम के बाद सब लोग ऑटोमेटिकली डंजन से बाहर निकलकर सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ये 168 आवर्स के बाद होता है और सेकंड फ्लोर पर 240 आवर्स के बाद। उसके बाद सीधा सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये समझकर हमारे बॉय ने डिसाइड किया कि जब फर्स्ट फ्लोर के 168 आवर्स कंप्लीट होने वाले होंगे तब वह वापस जाएंगे और टेलीपोर्ट हो जाएंगे ताकि उनका पीछा करने वाले गैंग से बच सकें। फिलहाल वह पोर्टल के पास वाले एरिया को एक्सप्लोर करने वाले थे। जैसे ही वह आगे बढ़े, अर्विन लीड कर रही थी और रास्ते के ट्रैप्स पॉइंट आउट कर रही थी। हमारे बॉय को तो बस पत्ते और पत्थर ही दिख रहे थे जब तक उसने एक पत्थर फेंका और हिडन ट्रैप रिवील नहीं हो गया। फिर उसने पूछा कि उसने कैसा किया और बियॉन्ड ने सीधा बोला कि उसने अपना काम सही किया। कुछ देर स्काउटिंग करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि आसपास कोई गॉब्लिन्स नहीं है, तो वह आगे एक्सप्लोर करते रहे। सेकंड फ्लोर का मेन इश्यू ये था कि गॉब्लिन्स यूजुअली 12 के ग्रुप्स में घूमते थे और सबसे खतरनाक बात ये थी कि म्यूटेंट गॉब्लिन्स वॉरियर्स और आर्चर्स भी होते थे जो काफी डेंजरस थे। बियॉन्ड ने डिसाइड किया कि वह ट्रैप्स क्लियर करेंगे, अपना एक्सप्लोरेशन एरिया बढ़ाएंगे और पोर्टल के पास ही रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एस्केप कर सकें। वह इस प्लान को केयरफुली फॉलो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्विन को एक और प्रेजेंस फील हुई। इस बार लगभग 50 मीटर दूर 10 से ज्यादा गॉब्लिन्स का ग्रुप था। बियॉन्ड ने पूछा कि वह बिना डिटेक्ट हुए कितना करीब जा सकती है। उसने एस्टिमेट किया कि अगर वह अकेली हो तो 30 मीटर तक जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि बियॉन्ड का बुशेस में छुपना इमेजिन करना ही फनी लगता था। वह एक चलती फिरती ट्रक जैसा लगता था, जबकि एल्फ लड़की बिना आवाज के स्मूथली मूव कर सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने गॉब्लिन्स को स्पॉट किया और बियॉन्ड को सिग्नल दिया। उसने एरो लोड किया और एक पावरफुल शॉट लिया। इस बार बियॉन्ड को दिखा भी नहीं कि एरो लगा या नहीं, लेकिन बिना रुके वह आगे बढ़ गया और उसे पीछे रहने को बोला। सीधा ग्रीन क्रीचर्स की तरफ बढ़ते हुए उसे एक अजीब चीज फील हुई। इतने सारे एनिमीज होने के बावजूद उसे डर नहीं लग रहा था। उल्टा उसका बॉडी खुद से बैटल के लिए रिएक्ट कर रहा था, जैसे उसे फाइट की क्रेविंग हो। उसका वॉरियर हार्ट लिटरली लड़ने के लिए तड़प रहा था। एक पावरफुल स्विंग के साथ उसने हैमर मारा और एक गॉब्लिन को ऑलमोस्ट हवा में उड़ा दिया। उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसका एड्रेनलिन कितनी जल्दी स्पाइक हो गया। शील्ड उठाकर उसने फिर अटैक किया, लेकिन अचानक उससे डेंजर फील हुआ। एक गॉब्लिन उसका फेस काटने के बिल्कुल करीब आ गया था। अगर वह 1 सेकंड भी लेट होता तो उसका सर ऊं गया होता। और ऑब्वियसली गॉब्लिन्स उसे 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं दे रहे थे। अगर वह अकेला होता तो शायद मुश्किल से बच पाता, वो भी इंजर्ड और थका हुआ। लेकिन वह अकेला नहीं था। हमारी फेवरेट एल्फ उसे लॉन्ग रेंज सपोर्ट दे रही थी, जिसकी वजह से वह बैटलफील्ड में फ्रीली फाइट कर पा रहा था। जब बियॉन्ड अपनी बात कंप्लीट करने ही वाला था तभी एक ग्रुप लोग वहां आ गया और उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया कि वह लोग हिले नहीं। उनमें से एक आगे आया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एल्फ ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि वह हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड ने तुरंत उसे वार्न किया कि उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिना किसी हेजिटेशन के उसने उसे शोल्डर से पकड़ा और सीधा एसेंस की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह उसे टच करती है वह उसमें मर्ज हो जाती है। जो बंदा ये सब देख रहा था वह डेस्परेट और गुस्से से पागल हो गया। वह चिल्लाया कि ये एसेंस उनका है। जब एल्फ वापस आई, बियॉन्ड ने तुरंत उन्हें चैलेंज किया और बोला कि अगर लड़ना है तो आगे आओ। उसने पूछा कि क्या वह लोग बहरे हैं
और अपना हैमर रेडी कर लिया उन्हें क्रश करने के लिए। फाइट करने के बजाय वह ग्रुप सीधा मुकर फुल स्पीड से पोर्टल की तरफ भाग गया। बियॉन्ड ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि बियॉन्ड के एनालिसिस के हिसाब से वह लोग पोर्टल की तरफ जा रहे थे ताकि सिटी वापस जा सकें। मतलब फ्यूचर में उनका फिर सामना हो सकता था, जो अवॉइड करना बेस्ट था। तभी एल्फ ने वार्न किया कि लगभग 50 मीटर दूर गॉब्लिन्स का ग्रुप है। बियॉन्ड ने बोला कि उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्लान तुरंत फेल हो गया। गॉब्लिन्स ने उन्हें ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया था। लास्ट मोमेंट पर उसने एक इंस्टेंट डिसीजन लिया कि उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना होगा। एल्फ ने प्लान कंफर्म किया, लेकिन जैसे ही वह बोलती है एक एरो सीधा उसके फेस की तरफ आता है। लकीली बियॉन्ड ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे सोर से पीछे खींच लिया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ये एरो गॉब्लिन आर्चर्स का नहीं लग रहा था। ये वही लोग होंगे जो पोर्टल की तरफ भागे थे। बियॉन्ड को समझ आ गया कि उन्होंने जानबूझकर गॉब्लिन्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया और खुद दूसरी साइड एम्बुश में वेट कर रहे थे। अब कोई एस्केप नहीं था, तो उसने अर्विन को बोला कि अपनी पावर्स यूज करे, अब फाइट करना ही पड़ेगा। वह थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन बियॉन्ड ने तुरंत समझाया कि एसेंसेस स्पेशल एबिलिटीज देती हैं। जो एसेंस उसने अब्सॉर्ब किया था वह गॉब्लिन आर्चर का था, मतलब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। उसे एक पैसिव और एक एक्टिव एबिलिटी मिली थी। पैसिव एबिलिटी थी पॉइजन एरो, जो हर शॉट के साथ पॉइजन डैमेज देती थी। एक्टिव एबिलिटी थी थीफ स्टेप्स, जिससे वह स्टेल्थ मोड में जा सकती थी। बियॉन्ड इंप्रेस हुआ कि वह बिना टाइम वेस्ट किए इसे एक्टिवेट कर पा रही है। उसने उसे बैग दे दिया और डिसाइड किया कि वो गॉब्लिन्स को अकेला हैंडल करेगा, जबकि वो पीछे वाले ह्यूमन आर्चर पर फोकस करेगी। ऑब्वियसली उसे ये प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन बियॉन्ड ने बोला कि आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। उसने ऑर्डर दिया कि वह हाइड करे और उसके सिग्नल का वेट करे, फिर ह्यूमन आर्चर पर अटैक करे। बियॉन्ड सीधा गॉब्लिन्स की तरफ चार्ज करता है और एक ब्रूटल असॉल्ट शुरू कर देता है। वह इनसेन स्पीड से एक साथ डिफेंड और अटैक कर रहा होता है, मल्टीपल गॉब्लिन्स को एक साथ हैंडल करते हुए। जैसे ही आर्चर्स फिर से अटैक करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक से एक गॉब्लिन पीछे से उस पर वार कर देता है, लेकिन वह तुरंत रिएक्ट करता है और उस गॉब्लिन को एक ही ब्लो में खत्म कर देता है। लेकिन अर्विन के सपोर्ट के बिना आगे वाले एनिमीज को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी इंजरीज बढ़ रही थी और फटीग भी सेट होने लगा था। तभी उसे 2 एरोज आते हुए फील होते हैं, एक गॉब्लिन आर्चर का और एक क्रॉसबो वाले आदमी का। दोनों को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था, तो लास्ट मोमेंट पर उसने स्टाइलिश डिसीजन लिया और क्रॉसबो बोल्ट को ब्लॉक किया। रिजल्ट ये हुआ कि गॉब्लिन का पॉइजन्ड एरो उसके एल्बो में लग गया, जिससे उसके आर्म की मूवमेंट वीक हो गई। अब उसे चूज करना था शील्ड और हैमर में। उसने शील्ड चूज किया क्योंकि उससे डिफेंड और अटैक दोनों कर सकता था और ह्यूमन से भी प्रोटेक्शन मिलती। जैसे हमेशा वह पूरा फ्यूरियस मोड में चला गया और गॉब्लिन्स डर के भागने लगे। उसने डिसाइड किया कि उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसके सामने और भी एनिमीज हैं। तभी ह्यूमंस आगे बढ़े और एक्नॉलेज किया कि उसने गॉब्लिन्स को अकेला हैंडल किया, जो काफी इंप्रेसिव था। बियॉन्ड ऑलरेडी जानता था कि ये वही लोग हैं जिनका उसे अंदाजा था। जब उन्होंने एल्फ को इंसल्ट किया, उसका गुस्सा फट गया। उसने तुरंत उन्हें फाइट के लिए चैलेंज किया और प्रेशर डाला, लेकिन फाइट स्टार्ट करने के बजाय उन्होंने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि चाहे वह स्ट्रांग हो, लेकिन अब वो इंजर्ड है। अगर वह एल्फ की लोकेशन बता दे तो वह उसे छोड़ देंगे। ये सुन के बियॉन्ड बस मुस्कुरा दिया, जिससे वह लोग उसे पागल बोलने लगे कि ऐसी सिचुएशन में हंस रहा है। उनका लीडर कॉशियस था। उसने अपने लोगों को बोला कि गार्ड डाउन ना करें और इमेजिन करें कि वह एक जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। अब एक आर्म यूजलेस होने के बाद बियॉन्ड ने डिसाइड किया कि सिग्नल देने का टाइम आ गया है। एक ऐसा सिग्नल जो इस दुनिया के लोग भी समझ सकें। बिना डिले के वह लीडर पर झपटा और शील्ड से उसकी सोर्ड पर सोर का स्ट्राइक मारा। लीडर ने तुरंत रीइंफोर्समेंट्स बुलाई। एक बूढ़ा सामुराई एक पावरफुल स्लाइसिंग अटैक करता है, लेकिन बियॉन्ड भी फुल फोर्स से काउंटर करता है। प्रॉब्लम ये थी कि अब वह सराउंडेड हो चुका था। वह सोच रहा था कि क्या अर्विन ने क्रॉसबो वाले को खत्म किया या नहीं। तभी एक एरो फुल फोर्स से आता है। किसी को नहीं पता था किसने फायर किया, बस ये क्लियर था कि वह सीधा बियॉन्ड और लीडर की तरफ आ रहा है। ह्यूमन टैंक ने तुरंत बोला कि वह एरोज हैंडल करेगा और बाकी लोग बारबेरियन पर फोकस करें। जब वह डिफेंड कर रहा था, बाकी 2 लोग दोनों साइड से बियॉन्ड पर अटैक करते हैं। लीडर फ्रंट से उसके शील्ड पर स्ट्राइक करता है और सामुराई पीछे से आता है। इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए बियॉन्ड अपना यूजलेस आर्म सैक्रिफाइस करता है, उसे डिस्ट्रैक्शन बनाता है और लीडर के हेड पर एक डेवास्टेटिंग ब्लो मार देता है। वह बंदा पीछे हट जाता है और उसे मॉन्स्टर बोलता है। बियॉन्ड तुरंत मुक्कर सामुराई के नेक्स्ट अटैक को डॉज करता है और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है। तभी एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक और एरो आता है। इस बार टैंक उससे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ये एरो फ्लेम से कवर्ड होता है। हीट इतनी ज्यादा होती है कि टैंक अपना शील्ड छोड़ देता है और वल्नरेबल हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में लीडर के शोल्डर में एक और एरो लगता है। सिचुएशन खराब देखकर वह भागना स्टार्ट करता है और बोलता है कि बाद में एल्फ को डील करेगा। उधर सामुराई अपने अटैक्स और तह कर देता है और बियॉन्ड को सरेंडर करने को बोलता है। बियॉन्ड मोमेंटम वापस लेता है, अपने शील्ड से व्यू ब्लॉक करता है और रीच बढ़ाता है। वह शील्ड को सामुराई पर स्विंग करता है, जो मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन अटैक पीछे खड़े टैंक पर लगता है और वह ऊंट के गिरता है। वह जमीन पर गिरकर खून उगलता है। ओल्ड सामुराई गुस्से से सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर इस ग्रुप में क्यों है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है, लेकिन अब ये एक प्रॉपर 1-on-1 बैटल बन चुकी होती है। बियॉन्ड अपना शील्ड उठाकर
सीधा उसके हेड पर फेंकता है, फिर उससे कॉलर से पकड़ता है और गुस्से में उसकी गर्दन को काट लेता है। एंड में ब्यॉर्न सीधा खड़ा रहता है जबकि बाकी दोनों ओपोनेंट्स ऑलरेडी मर चुके होते हैं। सडनली अर्विन दौड़ते हुए हमारे एमसी के पास आती है। वह टेंशन में पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे पोशन लेने को बोलती है। उसकी जेन्युइन कंसर्न क्लियरली दिख रही होती है। पोशन पीने के बाद ब्यॉर्न को एक अजीब सेंसेशन फील होता है। उसका बॉडी ऐसा लग रहा होता है जैसे उबल रहा हो, हर वेन पल्स कर रही होती है, स्किन जल रही होती है और इचिंग भी हो रही होती है। कुछ देर बाद अर्विन उसे इंकरेज करती है और बोलती है कि वह हैंडल कर लेगा, लेकिन ब्यॉर्न का फोकस सिर्फ टाइम पर होता है। वह बताती है कि पोशन लिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और उनके पास सिर्फ 40 मिनट बचे हैं पोर्टल क्लोज होने से पहले। बिना डिले के ब्यॉर्न उसे बोलता है कि वह अपने कपड़े उतारे। ये सुन के अर्विन कंप्लीटली फ्लस्टर हो जाती है और फ्रीज हो जाती है, लेकिन फिर खुद को कन्विंस करती है कि उसने ये किसी रीजन से बोला होगा। वह धीरे धीरे अनड्रेस करना स्टार्ट करती है। तभी ब्यॉर्न क्लैरिफाई करता है कि वह उससे कपड़े उतारने को नहीं कह रहा था, बल्कि फॉलन एनिमीज के बॉडीज को स्ट्रिप करने को बोल रहा था। एम्बैरेस्ड होकर वह तुरंत रिकवर करती है और सिर्फ यूजफुल आइटम्स कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। अननेसेसरी क्लोथ्स छोड़ देती है। बिना टाइम वेस्ट किए वह एक फॉलन आदमी से क्रॉसबो भी उठा लेती है। अब सिर्फ 26 मिनट बचे होते हैं तो दोनों फुल स्पीड में भागते हैं। फाइनली जब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं, पोर्टल नजर आता है। जैसे ही काउंटडाउन 50 सेकंड्स पर आता है, दोनों पूरी स्पीड से उसमें डाइव कर देते हैं। ब्यॉर्न दूसरी साइड पर सीधा हेड फर्स्ट क्रैश करता है, जबकि अर्विन स्मूथली लैंड करती है। अपनी रफ लैंडिंग से इरिटेट होके वह ग्रोन करता है, लेकिन अर्विन एक्साइटमेंट से बोलती है कि ये पूरा एक्सपीरियंस कितना फन था। वह उसे थैंक्स बोलती है अच्छा काम करने के लिए। ब्यॉर्न उसकी बात एक्सेप्ट करता है और वह उसे याद दिलाती है कि अब वह एसेंस वाली कंडीशन के बारे में बात कर सकता है जो उसने पहले मेंशन की थी, लेकिन यहाँ डिस्कस करने का टाइम नहीं होता, तो वह डिसाइड करते हैं कि बाद में बात करेंगे। सिर्फ 8 सेकंड्स बचे होते हैं और ब्यॉर्न डेस्परेटली उस टैवर्न का नाम याद करने की कोशिश करता है जहां वह बाद में मिल सकते हैं। उसका दिमाग फुल स्पीड से काम कर रहा होता है जैसे एक्सप्लोड होने वाला हो। जब सिर्फ 4 सेकंड्स बचते हैं तब फाइनली उसे नाम याद आता है, ब्लैकवेल। जैसे ही वह नाम बोलता है, लैबिरिंथ सील हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है जो कंफर्म करता है कि वह रेफ्टोनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया है, मतलब वह फाइनली सिटी वापस आ गया है। हमारा बॉय वापस आ चुका है और लगता है बाकी लोग भी बाहर निकल आए हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग रिटर्न करेंगे। चाहे कोई कितना भी टाइम लैबिरिंथ में स्पेंड करे, बाहर आते ही हमेशा नेक्स्ट डे एग्जैक्टली नून होता है, जिससे सबको अपनी इंटरनल क्लॉक रीसेट करनी पड़ती है। तभी एक बारबेरियन उसे बुलाता है। ब्यॉर्न उसे पहचान लेता है, वह कैरिक होता है। दोनों ग्रीट करते हैं और थोड़ी देर बाद चेनिक भी आ जाता है कुछ ही पल में, और बारबेरियंस भी वहां जमा हो जाते हैं और ब्यॉर्न का रिएक्शन वही होता है जो किसी का भी होता। ये सब बारबेरियंस अचानक कहां से आ गए? जब उसे लैबिरिंथ में जरूरत थी तब एक भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ग्रुप स्टोर की तरफ मूव करता है ताकि अपने कलेक्टेड क्रिस्टल्स काउंट कर सके और बेट लगाता है कि किसने सबसे ज्यादा कलेक्ट किए। नेचुरली वह ब्यॉर्न को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं। काउंटिंग करने वाली वुमन अनाउंस करती है कि टोटल 41,498 क्रिस्टल्स हैं, जो सबको इंप्रेस कर देता है। फिर ब्यॉर्न की बारी आती है। वुमन फास्ट स्पीड में काउंट करना स्टार्ट करती है और ब्यॉर्न खुद भी इंप्रेस हो जाता है। जब वह फाइनल टोटल बताती है तो वह शॉकिंग 182,413 क्रिस्टल्स होते हैं। क्राउड एक्साइटमेंट में चीयर करता है, उसका नाम चैंट करता है और उसे अपने शोल्डर्स पर उठा लेता है। उसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया होता है। टाइम पास होता गया और ब्यॉर्न बाकी बारबेरियंस के साथ इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक फेमिलियर फिगर पर पड़ती है, हमारी फेवरेट एल्फ। वह वहां एक ग्रुप ऑफ एल्व्स के साथ खड़ी थी, हैप्पीली बात कर रही थी। उसका चीयरफुल वाइब अलग ही चमक रहा था। ब्यॉर्न के अंदर हल्का सा जेलसी हिट करता है। ये क्या सीन है? वह इतने सारे लड़कों के बीच में क्यों है और इधर वह खुद बस ओवरली मस्क्यूलर आदमियों के ग्रुप में फंसा हुआ है। जब उसने ब्यॉर्न को देखा तो वह हल्का सा वेव करती है। ब्यॉर्न क्वाइटली सिग्नल करता है कि रात को मिलना। वह सिर हिलाकर कंफर्म कर देती है, लेकिन उस मोमेंट के खत्म होने से पहले ही उसके ग्रुप की एक और एल्फ लड़की उससे पूछती है कि क्या वह उस बारबेरियन को जानती है। अर्विन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और तुरंत मना कर देती है कि वह उसे नहीं जानती। उसी वक्त एक बड़ा सा बारबेरियन जो ये सब देख रहा था ब्यॉर्न से पूछता है कि क्या वह उस एल्फ को देख रहा था। ब्यॉर्न कैजुअली मना कर देता है, लेकिन उस आदमी का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। क्लियर हॉस्टिलिटी के साथ वह बोलता है कि दुनिया का ग्रेटेस्ट वॉरियर कभी भी उन कावर्ड पॉइंटी ईयर्ड लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता। ये सुन के एक एल्फ क्लियरली ऑफेंड हो जाता है। ब्यॉर्न तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन खराब होने वाली है। मस्कुलर वॉरियर्स और एलिगेंट एल्व्स के बीच फाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन किसी तरह टेंशन थोड़ा सेटल हो जाता है। सिटी में आगे बढ़ते हुए ब्यॉर्न देखता है लोग अपने फैमिलीज से मिल रहे हैं, भाई एक दूसरे को हग कर रहे हैं, पेरेंट्स खुश हैं। इन सबसे ख्याली सिटी वीपी की, लेकिन सब वापस नहीं आए। कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये एक हार्श रियलिटी थी। रियल लाइफ में देखना गेम से बिल्कुल अलग फील देता है। फिलहाल सेलिब्रेशन का टाइम था। बारबेरियंस मग के बाद मग बियर पी रहे थे। विमेन भी पी रही थी, कुछ तो एक साथ 2 मग्स डाउन कर रही थी। ब्यॉर्न सोचता है कि वह यहाँ कर क्या रहा है। उसका प्लान था कि वह बारबेरियंस से कुछ सीखे, लेकिन यहाँ तो बस नॉन स्टॉप ड्रिंकिंग चल रही है। फ्रस्ट्रेटेड होके
वह अचानक खड़ा होता है और बोलता है कि वह अभी जा रहा है। जैसे ही वह बोलता है, सारे बारबेरियंस उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ पूछते हैं क्यों जा रहा है, लेकिन एंड में बस उसे गुड लक बोलते हैं और बेस्ट बारबेरियन वॉरियर कहकर विदाई देते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि बाहर की दुनिया कितनी पीसफुल है। डिफरेंट रेसेस एक साथ घूम रहे होते हैं। फिर वह एक इन में जाता है, बाथ लेता है और सोचता है कि अगर यहाँ सब इतना काम है तो यहाँ रहना बुरा नहीं होगा। बाथ के बाद वह सिर्फ अंडरवेयर में बेड पर लेट जाता है। इतना बड़ा है कि उसके पैर बेड से बाहर लटक रहे होते हैं। जैसे ही उसका सिर पिलो पर पड़ता है, उसके पुराने घर की यादें आ जाती हैं। जब वह उठता है तब रात के 9:18 बज चुके होते हैं। वह नून पर डंजन से निकला था, मतलब उसने लगभग 4-5 घंटे सोया होगा। नेक्स्ट डे वह एक टैवर्न के बारे में पूछता है, लेकिन पता चलता है कि वह बंद हो चुकी है। ओनर 10 साल पहले बेटिंग स्कैंडल में फंस गया था, इसलिए ओनर और टैवर्न दोनों का नाम चेंज हो गया। जब वह नया नाम पूछता है, उसे बताया जाता है कि अब उसका नाम पाइथन है और वह वही जगह है जहां वह खड़ा है। सब कुछ उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। जैसे ही वह बार के अंदर जाता है, आसपास से बार के अंदर एक लाइवली एटमॉस्फेयर उससे ग्रीट करता है। सब नॉर्मल लग रहा होता है जब तक वह अर्विन को उससे बुलाते हुए नहीं देख लेता। वह एक ग्रम्पी एल्फ के साथ बैठी होती है। वह वुमन तुरंत बोलती है कि तो तुम ही वह बारबेरियन हो। बियॉन पोलाइटली करेक्ट करता है और बोलता है कि मेरा नाम बियॉन है, तुम कौन हो। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह अर्विन की बड़ी बहन है, टेरेसिया। फिर वह अचानक खड़ी हो जाती है और पूछती है कि उसने एक यंग लड़की को इतनी रात को टैवर्न में क्यों बुलाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब उसने खुद बुलाया तो वह आया क्यों नहीं। बिना हेजिटेट किए वह उसे शेमलेस बोल देती है। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड बियॉन पूछता है कि वह क्या कह रही है। टेरेसिया इरिटेट होकर बोलती है कि इनोसेंट बनने की एक्टिंग बंद करे। थोड़ा पैनिक होकर बियॉन अर्विन से पूछता है कि डंजन से निकले कितना टाइम हो गया। वह कैजुअली बोलती है अराउंड 30 आवर्स। तब उसे रियलाइजेशन होता है वह 4-5 घंटे नहीं सोया था, वह सीधा 30 घंटे सोया था। अर्विन बस चुपचाप सब देख रही होती है। बियॉन तुरंत अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि वह पूरा टाइम सो रहा था। टेरेसिया शॉक हो जाती है, उसने कभी किसी बारबेरियन को सॉरी बोलते नहीं देखा था। वह एडमिट करती है कि उसे उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि वह खुद 7 साल से किसी से अपोलोजाइज नहीं की है। फिर भी वह पूछती है कि उसका अर्विन के साथ काम क्या है। बियॉन सीधा बोलता है कि वह उसे बताने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। ये सुन के वह और गुस्सा हो जाती है और दोनों सबके सामने आर्ग्यू करने लगते हैं। अचानक टेरेसिया एक बैग टेबल पर रख देती है और बोलती है कि इसमें 350 शून्य क्रिस्टल्स हैं जो एसेंस के लिए कॉम्पेंसेशन है। वह उसे देखती है और पूछती है कि वह पैसे क्यों नहीं ले रहा। उसे लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। बियॉन उसकी बात इग्नोर करके सीधा पूछता है कि क्या अर्विन अपनी बहन से अग्री करती है। फिर वह अपना प्लान बताता है कि वह चाहता है अर्विन उसके साथ रहे जब तक उसे अपना एसेंस नहीं मिल जाता। ये सुन के अर्विन शॉक हो जाती है। वह उसे कन्विंस करने के लिए बोलता है कि इस बार लूट 50-50 स्प्लिट होगा। ये सुन के वह खुश हो जाती है, लेकिन तुरंत उसका मूड डाउन हो जाता है। वह थोड़ी सॉरी फील करते हुए बोलती है कि वह ऑलरेडी अपनी बहन के ग्रुप ज्वाइन कर चुकी है। टेरेसिया फर्मली बोलती है कि वह अब कभी अर्विन को जाने नहीं देगी, पहले सिर्फ रिचुअल के वजह से अलाउ किया था। बियॉन ये सुन के अंदर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन आर्ग्यू करने के बजाय वह बस बैग उसकी तरफ धकेल देती है और बोलती है कि अगर समझ गया है तो क्रिस्टल्स ले ले। बियॉन पॉइंट आउट करता है कि 350 शून्य क्रिस्टल्स करंट प्राइस का आधा ही है। वह कंफर्म करती है यीनी ऐसी, लेकिन बियॉन सेटिस्फाई नहीं होता। अगर ऐसा है तो 280 शून्य क्रिस्टल्स मिसिंग है, क्योंकि उनका डील 90-10 स्प्लिट का था। टेरेसिया हंसती है और बोलती है कि वह ये ऑलमोस्ट भूल गई थी। फिर लिटरली 280 शून्य क्रिस्टल्स और निकाल कर टेबल पर रख देती है। अब बियॉन को फुली समझ आ गया था कि बारबेरियंस और एल्व्स एक दूसरे से इतना हेट क्यों करते हैं। सेटिस्फाइड होकर उसने बोला कि अब वह जा सकती है, क्योंकि उसे अर्विन से प्राइवेट बात करनी है। उसकी सिस्टर थोड़ी कंफ्यूज लगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही अर्विन ने उसका हाथ पकड़ा, उससे आने के लिए थैंक किया और बोला कि अब वह जा सकती है। उसे बारबेरियन को थैंक्स बोलना और बाय कहना है। उसकी सिस्टर इंप्रेस हो गई और फील किया कि अर्विन फाइनली मैच्योर हो रही है, लेकिन जाने से पहले वह हमारे बॉय की तरफ मूदती है और एक डिमांड रखती है कि वह ओथ ले कि वह अर्विन के साथ नहीं सोएगा। अगर वह कसम खा लेता है तो वह चली जाएगी। ये सुनते ही अर्विन पूरा रेड हो जाती है और बियॉन के दिमाग में अजीब थॉट्स चलने लगते हैं कि बस सोने से मना है या बाकी ऑप्शंस अलाउड हैं। लेकिन टेरेसिया लगातार इंसिस्ट करती रहती है तो बियॉन बिना केयर किए ओथ ले लेता है और बस वह फाइनली वहां से चली जाती है। जाते वक्त वह उसका थैंक्स करती है अर्विन को बचाने के लिए और उसे नाम से बुलाती है। यंग एल्फ शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन बियॉन बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। जैसे ही उसकी सिस्टर चली जाती है, अर्विन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछती है कि क्या वह उसके साथ रूड हो गई थी, क्योंकि उसने कभी अपनी सिस्टर को मना नहीं किया था। बियॉन उसे रियश्योर करता है कि सब ठीक है। फिर वह उसके पहले वाले ऑफर के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन एडमिट करती है कि वह ऑलरेडी अपनी सिस्टर के ग्रुप के साथ काम करने का डिसीजन ले चुकी है। सॉरी बोलते हुए वह कहती है कि वह होप करती है कि उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बियॉन सीधा बोल देता है कि कोई इश्यू नहीं है। बिना डिले के वह एक बैग निकालती है जिसमें 63
शून्य क्रिस्टल्स होते हैं और बताती है कि ये क्रॉसबो वाले और रेडहेड के लूट का पार्ट है जिसमें से वह अपना शेयर ऑलरेडी ले चुकी है। वह ये भी बोलती है कि उसने 2 बैकपैक्स अपने घर पर रखे हैं और सजेस्ट करती है कि वह कल आके चेक कर ले। तब बियॉन को रियलाइज होता है कि बिना बोले ही वह हमेशा उसकी नीड्स समझ लेती है। ऐसा कंपेनियन खोना सच में अनलकी होता। अचानक वह पूछती है कि वह उसे कैसे रीपे करे। वह सीरियस होती है उसकी हेल्प का बदला देने के लिए। अब उसकी सिस्टर की टेंशन भी समझ आ रही थी। बियॉन थोड़ा सोचता है लेकिन कुछ आइडिया नहीं आता तो कैजुअली पूछ लेता है कि क्या वह कुछ खाना चाहती है। वह मना करती है कि उसे भूख नहीं है तो वह बोलता है कि ठीक है, मैं खुद के लिए ऑर्डर कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों वह ब्लश करती है और एक आइडिया सोच लेती है। वह डिसाइड करती है कि वह अपना फर्स्ट पोस्ट डंजन ड्रिंक उसके साथ शेयर करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट एल्वन ट्रेडिशन होता है। वह अस्यूम करती है कि ऑब्वियसली ये उसका पहला पोस्ट डंजन ड्रिंक नहीं होगा, लेकिन बियॉन बीच में ही पूछ लेता है कि वह क्या बोल रही है क्योंकि ये उसका भी पहला ही टाइम है। ये सुन के वह शॉक हो जाती है कि वह मजाक नहीं कर रहा था और ये उसका पहला डंजन एक्सपीरियंस भी था। जब फूड आता है अर्विन उसकी तारीफ करती है कि उसने डंजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया और वह भी उसकी तारीफ कर देता है। दोनों अपने ड्रिंक्स रेज करके टोस्ट करते हैं और धीरे धीरे बात रैंडम टॉपिक्स पर चली जाती है, जैसे कि वह स्कर्ट पहनी हुई है और वह टी शर्ट में है। बियॉन एक के बाद एक मग्स पीता रहता है और उसे इंप्रेस करता है। फिर अचानक वह बोलता है कि उसने एक तरीका सोच लिया है जिससे वह उसे रिपे कर सकती है। वह क्यूरियस हो जाती है और थोड़ा एटीट्यूड के साथ पूछती है क्या, लेकिन डायरेक्टली जवाब देने के बजाय वह बोलता है कि उन्हें कहीं और जाना होगा वरना गार्ड आ जाएगा। वह ब्लश करती है और थोड़ा मिस्चीवस टोन में पूछती है कि क्या वह उसके रूम में कर सकते हैं। कुछ देर बाद बियॉन पूरा पसीने में भीगा हुआ होता है और सांस फूल रही होती है। वह भी हैवी ब्रीदिंग कर रही होती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि वह और नहीं सह सकती। उसे लगा था ये बारबेरियन कोई स्काउंड्रल होगा, लेकिन रियलिटी में हमारा बॉय बस उसे कायरोप्रैक्टिक सेशन दे रहा था क्योंकि वह अपनी स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने ऑलमोस्ट उसका हाथ सॉकेट से निकाल दिया था। वह रो पड़ती है और बोलती है कि वह और नहीं सह सकती। जब सब खत्म होता है वह सोचती है कि वह उसका हाथ तोड़ने के कितना करीब था। एक्चुअली वह बस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर रहा था। गुस्से में वह पूछती है कि क्या वह उसे यहाँ सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए लाया था। बियॉन बिना रिग्रेट के बोलता है हाँ, क्योंकि सिटी के अंदर एबिलिटीज यूज करना अलाउड नहीं है। डिसअपॉइंटेड होकर वह साई करती है और बियॉन गेम के स्टैट्स और थियरीज के बारे में बोलते बोलते खुद ही लॉस्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे रियलिटी में वापस लाती है और कंप्लेन करती है कि उसे नींद आ रही है और एक्सपेक्टेड ही था। दोनों साथ में सो जाते हैं लेकिन बस सोते हैं। नेक्स्ट डे बियॉन अर्विन को डंजन से लाए हुए आइटम्स दिखाता है। वह पूछती है कि क्या वह सब बेचने वाला है क्योंकि उसे लेदर आर्मर और बेल्ट चाहिए। बियॉन अलाउ कर देता है और बोलता है कि उसका कॉस्ट उसके शेयर से कट हो जाएगा। उसके बाद दोनों सिटी के अलग अलग शॉप्स में जाके आइटम्स सेल करते हैं। बियॉन टोटल 1.4 मिलियन क्रिस्टल्स कमा लेता है, जबकि अर्विन शॉक हो जाती है कि उसने भी 50 शून्य कमा लिए। बियॉन बोलता है कि जब उसने गेम स्टार्ट किया था तब उसने इतना कभी अर्न नहीं किया था। फिर वह पार्ट वेज की बात करता है जो अर्विन को थोड़ा सैड कर देता है। वह रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम वह उसे सेंट्रल स्क्वायर तक अकंपनी करे। जब वह स्क्वायर पहुंचते हैं वहां एक क्राउड जमा होता है। क्यूरियस होकर अर्विन पूछती है क्या हो रहा है। बियॉन एक सोल्जर को देखकर समझाता है कि एग्जीक्यूशन होने वाला है। एक आदमी को बांधकर गियोटिन पर रखा गया होता है। वह बताता है कि इन लोगों ने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, बस टैक्स पे नहीं किया। इस सिटी पर एक विच का कर्स है और रिसोर्सेज सिर्फ लैब्रिंथ से मिलते हैं। जो लोग लैब्रिंथ में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें मार दिया जाता है ताकि लोगों की संख्या कम हो। जैसे ही एग्जीक्यूशन होता है लोग गियोटिन की तरफ धौंते हैं और उस आदमी के खून में अपनी रोटी डिप करके खाने लगते हैं। ये देखकर अर्विन को घिन आ जाती। बियॉन ने एक्सप्लेन किया कि लेजेंड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुए आदमी का खून पीने से वेल्थ मिलती। बियॉन ने नोट किया कि हर साल के साथ फीस बढ़ती ही जाती है, मतलब उसे भी टाइम के साथ स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसे रियलाइज हुआ कि अगर वह अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाया या स्ट्रांग नहीं बना तो एक दिन वह खुद गिलोटीन पर खड़ा होगा। अगर उसे ये फेट अवॉइड करना है तो कम से कम लैब्रिंथ के 6th फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा। ये सब सोचकर बियॉन लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है। गेम में ये जगह अभी कंस्ट्रक्शन में थी लेकिन अब पूरी बन चुकी थी। जैसे ही वह अंदर आता है लोग उसे घूरने लगते हैं। तब उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां आइनर सो रही होती है। उसका फेसबुक में दबा हुआ होता है और हल्का सा ड्रूल भी हो रहा होता है। बियॉन उसे जगाने की कोशिश करता है। नींद में वह हल्की सी स्माइल करती है लेकिन जैसे ही फुली उठती है वह जोर से ग्रीट करती है जिससे बाकी लोग इरिटेट हो जाते हैं। बियॉन उसे बोलता है कि आवाज धीमी रखे और पूछता है कि वह लाइब्रेरी में क्या कर रही है। आइनर बताती है कि वह उसकी एडवाइस फॉलो कर रही है। पहले सोचने वाली बात, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो नॉलेज गैदर करेगी ताकि दूसरे बारबेरियंस से अलग बन सके। उसे ये भी समझ आ गया है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही एनिमीज नहीं है, लेकिन पढ़ाई उसके लिए अभी भी टफ है। खड़ी होकर वह बोलती है कि वह सैंक्चुअरी जा रही है जहां एल्डर्स से पढ़ना लिखना सीखेगी। जाने से पहले वह याद दिलाती है कि उसने उसकी एडवाइस का फेवर रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था। वह बोलती है कि अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो ब्रेव बुल इन पर उसे मिल सकता है। बियॉन उसे थैंक करता है और सोचता है कि शायद जल्दी ही उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लाइब्रेरी में बैठकर बियॉन सोचता है कि उसे कौन सी बुक चाहिए
और कैसे मिलेगी। रूम स्कैन करते हुए उसे एक बंदा दिखता है जो टेबल पर सोया हुआ है। वह लाइब्रेरियन होती है। वह धीरे से उसके पास जाकर हल्की सी खांसी करता, जिससे वह उठ जाती है। वह आंखें खोलकर पूछती है कि उसे क्या चाहिए। बियॉन्ड बुक का नाम बोलने ही वाला होता है कि वह उसे रोक देती है। अपना हाथ हिलाकर वह एक स्पेल कास्ट करती है। बियॉन्ड थोड़ा टेंस हो जाता है कि क्या उसने उस पे मैजिक यूज किया, लेकिन कुछ चेंज फील नहीं होता। लाइब्रेरियन बस बोलती है कि वह चलकर देखे, उसे अपनी बुक मिल जाएगी, और फिर दोबारा सो जाती है। जब बियॉन्ड लाइब्रेरी में घूमता है, उसे समझ आता है कि स्पेल कैसे काम करता है। जो बुक्स उसके थॉट्स से रिलेटेड होती हैं, वह शेल्व्स पर ग्लो करने लगती हैं। क्यूरियस होकर वह एक बुक उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। बुक के अकॉर्डिंग इस लैंड में विच के कर्स की वजह से कोई नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकता। लास्ट फोर्ट्रेस रैफ्डोनिया ने एक बड़े डिजास्टर को रोका था। अभी नाइनीन और रॉयल फैमिली ने एक ऑल्टरनेट डायमेंशन का पाथ बनाया ताकि लोग भूख से ना मरे। इसी पाथ को लैब्रिंथ कहा जाता है। ये स्टोरी गेम के स्टार्टिंग जैसी ही लगती है। दूसरी बुक में लिखा होता है कि मैजिक क्रिस्टल्स को ब्रेड और वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरी बुक एल्व्स और बारबेरियंस के वॉर के बारे में बताती है, लेकिन चौथी बुक ने उसका अटेंशन पकड़ लिया। उसमें लिखा था कि दूसरी डायमेंशन से इवल स्पिरिट्स आते हैं और ह्यूमंस के बॉडीज को पोजेस कर लेते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली काफी टाइम से इसे रोकने की कोशिश कर रही है। बियॉन्ड समझ जाता है कि जब तक वह कुछ सस्पिशियस नहीं बोलेगा, कोई उस पर डाउट नहीं करेगा। पांचवी बुक में एक मॉर्टल किंग की डेथ का मेंशन था, जिसमें लिखा था कि वह एक 150 साल पहले मर गया, लेकिन गेम में किंग रिसेंटली मरा था। ये मिसमैच उसे स्ट्रेंज लगता है। एक और बुक डायमेंशंस की इंस्टेबिलिटी के बारे में थी, जिसे देखकर बियॉन्ड को वह ब्लॉन्ड गाय याद आता है जिससे वह पहले मिला था। शायद उसने भी ये बुक पढ़ी होगी। इसमें एक थियरी भी लिखी थी कि अगर पोर्टल क्लोज होने वाला हो और उस वक्त कोई एंटर करे तो उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए उसे एक अनईजी फीलिंग आती है। वह डिसाइड करता है कि अभी के लिए इतना नॉलेज काफी है, तो वह लाइब्रेरी से निकलकर वापस इन चला जाता है। बेड पर लेटकर वो सोचता है कि लैब्रिंथ कब दोबारा ओपन होगा, और फाइनली कंक्लूड करता है कि इस बार उसे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग दरवाजे पर नॉक होता है और बियॉन्ड की नींद खुल जाती है। वह सोचता है शायद अर्विन होगी, लेकिन जैसे ही डोर खोलता है, सीधा एक मैजिक स्पेल उस पर लगता है। अर्विन खुशी से चीयर करती है, बोलती है कि 10 ट्राइज के बाद फाइनली उसने स्पिरिट स्टोन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। उसके हाथ में एक घूमता हुआ सा एंटिटी होता है, शायद विंड स्पिरिट। उसके अकॉर्डिंग ये फायर मैजिक के साथ काफी अच्छा कॉम्बो बनाता है। बियॉन्ड उसकी लक एक्नॉलेज करता है, क्योंकि स्पिरिट स्टोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिर्फ 10% चांस होता है और काफी महंगा भी होता है। वह उसे बोलता है स्पेल अंडू करे, जिससे वह थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वह उसे और चीजें दिखाना चाहती थी। लेकिन बियॉन्ड के हिसाब से उसने ऑलरेडी उसका रूम काफी तोड़ दिया था। जब अर्विन को मेस दिखता है, वह तुरंत सॉरी बोलती है और सब क्लीन करने का प्रॉमिस करती है। थोड़ी देर बाद बियॉन्ड उसकी तारीफ करता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन साथ ही बोलता है कि अपना टाइम वाइजली यूज करे इंस्टेड ऑफ वेस्ट करने के। अर्विन अग्री करती है, लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटेड रहती है कि वह उसके स्पिरिट को लेके ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। बियॉन्ड को फील होता है कि अर्विन थोड़ी ज्यादा अटैच्ड हो गई है, शायद क्योंकि वह उसका पहला कंपेनियन था, लेकिन उसके हिसाब से वह बस उसे फ्रेंड ही समझती है। वह उसे बोलता है कि वह अभी सिटी में ही रहेगा और अगर कभी जरूरत हो तो उसे मिल सकती है। ये सुन के अर्विन ब्लश करती है और स्माइल करती है। लगता है उसने कुछ और ही समझ लिया। बाद में बियॉन्ड एक इन की तरफ जाता है जहां बारबेरियंस रहते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, एक बारबेरियन उसे तुरंत पहचान लेता है। अंदर ऑलरेडी इतना शोर होता है कि वह ओवरवेल्म हो जाता है। एक बारबेरियन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह रात यहीं रुकेगा। बोलता है सिर्फ 300 क्रिस्टल्स पर नाइट लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह लोग लिटरली एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। बियॉन्ड मना कर देता है और बोलता है कि वह सिर्फ आइनर से मिलने आया है। वह अपनी बात फिनिश भी नहीं करता कि आइनर हॉलवे में आ जाती है। उसे देखते ही वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। बियॉन्ड एक फेवर मांगता है। वह चाहता है कि वह उसके साथ स्पार करे। लॉजिक से वह ट्रेनिंग ग्राउंड जा सकता था जहाँ ऑलरेडी बारबेरियंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वह स्पेसिफिकली उसके साथ ट्रेन करना चाहता था। आइनर उसका डेट चुकाना चाहती थी, तो वह अग्री कर देती है और बोलती है कभी भी फाइट करे। बियॉन्ड तुरंत बोलता है कि अभी फाइट करते हैं। दोनों रेडी हो जाते हैं और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, बियॉन्ड सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। हारना नहीं चाहता, लेकिन आइनर कामली अपनी सोर्ड उठाती है और एक ही स्ट्राइक में उसे डिफीट कर देती है। वह नीचे देखकर पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन बियॉन्ड बिना अफेक्टेड हुए बोलता है कि एक और मैच करे। वह जानता था कि वह सच में स्ट्रांग है। दोनों मल्टीपल टाइम्स फाइट करते हैं और एंड तक बियॉन्ड घुटनों पर आ जाता है, पूरा एग्जॉस्टेड। आइनर भी थक जाती है और दोनों ब्रेक लेते हैं। बियॉन्ड फिर पूछता है कि क्या वह लैब्रिंथ में अकेली जाने वाली है। आइनर बोलती है हाँ, क्योंकि उसके पास पार्टी बनाने के पैसे नहीं है। ये सुन के बियॉन्ड उसे अपना कंपेनियन बनने का ऑफर देता है। आइनर थोड़ी सरप्राइज होती है जब बियॉन्ड बोलता है कि वह 80% प्रॉफिट लेगा, लेकिन सारे एक्सपेंसेस खुद कवर करेगा, तो वह ज्यादा सवाल नहीं करती। बियॉन्ड सोचता है शायद वह मना कर देगी, लेकिन वह सीधा उसका हाथ पकड़कर अग्री कर लेती है। उसके लिए ओवर थिंकिंग
स्पीकिंग का कोई मतलब नहीं था, उसे डिटेल्स समझ नहीं आती, तो उसने ट्रस्ट कर लिया। नेक्स्ट डे ब्यॉर्न और उसकी नई कंपेनियन बारबेरियन सैंक्चुअरी पहुंचते हैं। एल्डर पूछता है क्या वह पढ़ना लिखना सीखने आया है। ब्यॉर्न बोलता है नहीं, वह स्पिरिचुअल सील ढूंढ रहा है, स्पेसिफिकली इमॉर्टल सील जो लैबिरिंथ पास करने के लिए जरूरी है। एल्डर बताता है कि एल्फ स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ड्वार्व्स को स्टील ब्लेसिंग मिलता है जो उनके आइटम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डेमी ह्यूमंस एंसेस्ट्रल बीस्ट से बॉन्ड करते हैं। बारबेरियंस के पास स्पिरिचुअल सील्स होते हैं। एल्डर क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि ब्यॉर्न को सील्स के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसकी एज का कोई बंदा यूजुअली नहीं जानता। ब्यॉर्न बोलता है कि उसने बुक से सीखा है और ये भी मेंशन करता है कि सील्स एल्व्स के अगेंस्ट वॉर में यूज हुए थे। एल्डर हंस पड़ता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है कि उससे मना करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्यॉर्न कुछ बोलने वाला होता है, एल्डर डिमांड करता है 800 शून्य क्रिस्टल सील के लिए। ब्यॉर्न ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और कॉन्फिडेंट होकर अग्री करता है। गेम में भी उसे पता था कि सील्स महंगे होते हैं। वह 500 शून्य क्रिस्टल्स और 3 स्पेशल कॉइन्स देता है जो हर एक 100 शून्य के होते हैं। एल्डर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है इतने पैसे उसने कैसे जमा किए। ब्यॉर्न रेडी होता है और बोलता है कि उसने फर्स्ट फ्लोर पर एक इंजर्ड एल्फ को इंस्लेव किया था एसेंस के बदले और उसकी सिस्टर से भी पैसे लिए। ये पूरा सच नहीं था लेकिन झूठ भी नहीं था। एल्डर फोर से हंसता है और बाकी बारबेरियंस भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर एल्डर उसे 2 एक्स्ट्रा कॉइन्स दे देता है जो 100 शून्य के होते हैं। ब्यॉर्न इतना खुश हो जाता है कि बोल देता है फ्यूचर में भी एल्व्स को लूटेगा। फाइनली ब्यॉर्न समझ लेता है कि सील एक एनहांसमेंट टेक्निक है जो बॉडी को मैजिकल इंग्रेडिएंट्स की एसेंस अब्सॉर्ब करने देता है और स्पेशल एबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प करता है। बारबेरियंस अपने बच्चों पर टैटू बनाते थे क्योंकि उनकी सोल्स प्योर होती थी और ये प्रैक्टिस उनकी सोल का पाथ विजिबल रखती थी जैसे जैसे वे बढ़े होते हैं। सील देने से पहले विजर्ड ने ब्यॉर्न को वार्न किया कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ब्यॉर्न के हिसाब से ये सील एक टैंक टाइप एसेंस का था। विजर्ड नीडल लेकर आया और प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बार बार नीडल उसकी बैक में घुसती रही और उसके एक्सप्रेशंस देखकर क्लियर था कि दर्द नेक्स्ट लेवल का था। एंड में वह सील का फर्स्ट लेवल एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो गया जिससे उसकी नेचुरल रिजेनरेशन काफी बूस्ट हो गई और उसे एक्स्ट्रा 13 फिजिकल पॉइंट्स मिले। ब्यॉर्न ने विजर्ड को थैंक किया और दर्द भरी बैक के साथ हट से बाहर निकला। विजर्ड हंस पड़ा क्योंकि पहली बार किसी बारबेरियन ने उसे थैंक बोला था। ब्यॉर्न जल्दी से वहां से निकल गया सोचते हुए कि कहीं उसने कुछ अजीब तो नहीं बोल दिया। सुबह होते ही वह टाउन गया इक्विपमेंट लेने। उससे पहले ही समझ आ गया था कि वह सोर्ड से ज्यादा शील्ड्स में बेटर है। शॉपकीपर ने उसे बारबेरियन वेपन्स दिखाए लेकिन कुछ भी उसके काम का नहीं लगा जब तक उसे एक परफेक्ट मेस नहीं मिल गया। इस नए वेपन से उसका आइटम लेवल 85 बढ़ गया। उसने एक कस्टमाइज्ड हेलमेट और हाफ प्लेट आर्मर भी लिया जिससे 47 और 57 आइटम लेवल्स और ऐड हुए। लैब्रिंथ के बाहर उसने एक रूटीन सेट कर लिया था। सुबह अर्विन के साथ ब्रेकफास्ट करता, दोपहर लाइब्रेरी में स्पेंड करता और शाम को अलग अलग जगह डिनर करता ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके चाहे खाना उतना अच्छा ना हो। लेट आफ्टरनून में वो बारबेरियंस के साथ ट्रेनिंग करता सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिलाई करके। इस ट्रेनिंग ने उसकी स्किल्स काफी इंप्रूव कर दी, इतना कि वह आइनर को मल्टीपल टाइम्स हरा देता और उसे टिप्स भी देता। ट्रेनिंग के बाद जब वह घर लौटा, अर्विन उसके साथ डिनर ज्वाइन करना चाहती थी। खाने के बाद वह उसे गुड बाय बोलती है और नेक्स्ट डे लैबिरिंथ के लिए गुड लक विश करती है। अब ब्यॉर्न के एट्रीब्यूट्स काफी इंप्रूव हो चुके थे। सुबह होते ही ब्यॉर्न और आइनार यूनिटी मैजिक लेने गए। अटेंडेंट ने बताया कि बस क्रिस्टल पर हाथ रखना है, लेकिन इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता। इसका कॉस्ट 15 शून्य क्रिस्टल्स था और ये उन्हें लैबिरिंथ में साथ एंटर करने की एबिलिटी देता था। हायर रैंक के साथ कॉस्ट और बढ़ता है और ये सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड होता है। थोड़ी देर पहले एक टैवर्न में आइनर एक लग्जूरियस टेबल देखकर शॉक्ड रह गई थी। लैबिरिंथ में जाने से पहले ब्यॉर्न ने बेस्ट डिशेस ऑर्डर किए थे। जैसे ही उसने टेस्ट किया वह इमोशनल हो गई, ऑलमोस्ट आंसुओं तक पहुंच गई क्योंकि खाना इतना डिलिशियस था। इस मील ने उसके अंदर एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन भर दिया। पोर्टल ओपन होने से कुछ मिनट्स पहले दोनों ऑलरेडी वहां वेट कर रहे थे। ब्यॉर्न आसपास की लाउड बातें सुन रहा था और उसने देखा कुछ यंग बारबेरियंस जो अभी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कंप्लीट करके पोर्टल एंटर करने वाले थे। आइनर उन्हें देखकर नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी, जैसे काफी टाइम हो गया हो उसे पोर्टल में जाए हुए। फाइनली पोर्टल ओपन होता है, लेकिन एंटर करने से पहले ब्यॉर्न आइनार को रुकने को बोलता है। वह एक थियरी टेस्ट करना चाहता था। आइनार बिना सवाल किए मान जाती है, लेकिन जैसे जैसे पोर्टल बंद होने का टाइम आता है पैनिक बिल्ड होने लगता है। ब्यॉर्न पोर्टल के साइज को ऑब्जर्व करता रहता है जब तक लोग चिल्लाने नहीं लगते कि वह बंद होने वाला है। लास्ट मोमेंट पर दोनों फुल स्पीड से उसकी तरफ दौड़ते हैं और अंदर एंटर करते हैं। अंधेरे रीजन में जाते ही ब्यॉर्न अपना प्लान फॉलो करता है और टॉर्च जला देता है। आइनर तुरंत एक चीज नोटिस करती है, एक मॉन्यूमेंट। बिल्कुल ब्यॉर्न के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये मॉन्यूमेंट उन्हें डायरेक्ट सेकंड फ्लोर ले जा सकता था। जैसे ही वह उसे टच करता है उसमें से लाइट निकलती है और एक नया पोर्टल अपीयर हो जाता है। आइनर अभी भी कंफ्यूज्ड होती है कि क्या हो रहा है। जब ब्यॉर्न रेडी हो जाता है नेक्स्ट पोर्टल एंटर करने के लिए, इस फर्स्ट पोर्टल को ओपन करने के लिए उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते
मिलते हैं जिससे उसका लेवल बढ़ता है और उसकी एसेंस कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। आइनर क्यूरियस होकर पूछती है कि वह कैसे सीधा नेक्स्ट लेवल पर आ गए। बियॉन कैजुअली बोलता है कि उसने ये सब एक बुक में पढ़ा था। अगर ऐसा है तो लगता है वह लोग लैंड ऑफ द डेड में एंटर हो चुके हैं। बियॉन एनार की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे कुछ अजीब फील हो रहा है। वह बोलती है कि हाँ, जैसे कुछ उसके बॉडी के अंदर फिल हो रहा हो। समझने की कोशिश करते हुए वह बोलती है कि शायद उसके स्पिरिट का स्टेटस एडजस्ट हो रहा है। बियॉन तुरंत कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल गेम के लेवलिंग सिस्टम जैसा है। जैसे लेवल अप होने पर स्टैट्स बढ़ते हैं, वैसे ही उसका सोल पावर या एमपी भी इंक्रीज हुआ है। ये स्पेशल एबिलिटीज यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी डिसाइड करता है कि वह कितनी एसेंस अब्सॉर्ब कर सकता है। एनर को ये थोड़ा वियर्ड लगता है कि बिना किसी मॉन्स्टर को मारे उसका लेवल कैसे बढ़ गया। रियलिटी ये थी कि नॉर्मली अनडेड मॉन्स्टर्स से बहुत कम एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन अगर कोई सबसे पहले पोर्टल ओपन करे तो उसे डायरेक्ट ईएक्सपी मिल जाता है। ये एक इजी लेवलिंग ट्रिक था और ऑब्वियसली बियॉन इस सीक्रेट को शेयर नहीं करना चाहता था। उसने आइनार को वार्न भी किया कि किसी को मत बताना कि वह इतनी जल्दी सेकंड लेवल पर पहुंच गए हैं। एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स अगर देख लेंगे तो तुरंत पूछताछ करेंगे, इसीलिए पोर्टल से दूर रहना सेफेस्ट ऑप्शन था। बियॉन ने टॉर्च को अपने हेलमेट पर फिक्स किया ताकि विजिबिलिटी बेटर हो। उसने नोटिस किया कि फ्लेम मैजिकल है, न बुझती है और न हीट देती है। गॉब्लिन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में लैंड ऑफ द डेड में मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ ट्रैप्स नहीं थे, जो बारबेरियंस के लिए एक एडवांटेज था। तभी एनार को कुछ अप्रोच करता हुआ फील होता है, छोटा सा गूल्स का ग्रुप, लेकिन डरने के बजाय उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। वह बिना सोचे चार्ज करती है और उन्हें इजीली खत्म कर देती है। सब कुछ काफी इजी लग रहा था, तभी एक क्रीपी स्क्रीम हवा में गूंजती है। उस मोमेंट में उसके अंदर फियर आ जाता है। बियॉन कामली बोलता है कि ये शायद बैंशी है और इसे डिस्टर्ब न करना ही बेस्ट है। वह तब तक अटैक नहीं करती जब तक प्रोवोक न किया जाए। आइनर फिर भी पूछती है कि क्या ये डेंजरस नहीं है। बियॉन बताता है कि अगर उन्होंने पहले अटैक किया तो कर्स लग जाएगा और बैंशी उनका लैबिरिंथ के एंड तक पीछा करेगी। ये सुनकर आइनर काफी डर जाती है। फिर एक और स्क्रीम आती है और इस बार वह इंस्टिंक्टिवली बियॉन के गले पकड़ लेती है। कुछ ही देर में स्केलेटन स्पॉन होने लगते हैं जो उसकी फियर को कंफर्म कर देता है। बियॉन उनके वीक पॉइंट्स एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि एनर बिना सुने ही सबको 1 सेकंड में खत्म कर देती है। दोनों नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं और लगभग 8 घंटे तक चलते रहते हैं। बीच बीच में घूल्स और वेपन वील्ड करते म्यूटेंट स्केलेटन्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें डिफीट करना मुश्किल नहीं होता। इन फाइट से बियॉन की स्किल्स काफी इंप्रूव होती हैं। वह अपनी मेस से मॉन्स्टर्स को क्रश करता रहता है। उसका नया आर्मर उसकी डिफेंस बूस्ट करता है और हेलमेट अब सिर्फ कैंडल होल्डर नहीं रहा, एरोज भी ब्लॉक कर सकता है। आइनार को देखकर वह नोटिस करता है कि वह काफी स्किल्ड फाइटर है। एक चीज अलग थी, वह हर फाइट में वहेला चिल्लाती रहती थी, जो बारबेरियंस की एंसेस्ट्रल गॉडेस का नाम था। शायद उसे खुद भी नहीं पता क्यों, लेकिन धीरे धीरे बियॉन भी उसके साथ चिल्लाने लगता है और दोनों मिलकर बैटल का थ्रिल एंजॉय करते हैं। कंटिन्यूअस फाइट से बियॉन को काफी ईएक्सपी मिलता है। आइनार नोटिस करती है कि उसका आर्म इंजर्ड है, लेकिन वह टेंशन नहीं लेता। उसके सरप्राइज के लिए वूंड खुद ही हील होने लगता है। एक्साइटेड होकर वह पूछती है कि क्या ये सील की वजह से है। बियॉन बताता है कि सील का फर्स्ट लेवल रीजनरेशन और विगर दोनों बूस्ट करता है। आगे बढ़ते हुए टेरेन चेंज होने लगता है और बैंशी की आवाज और लाउड हो जाती है। ये सिग्नल था कि रैंक 8 मॉन्स्टर्स आ गए हैं। अचानक एक हैवी स्क्रीम होती है और एक डेथ डीमन अपीयर होता है। ये क्रीचर लैबिरिंथ की लाइट तक कंज्यूम कर लेता है। बियॉन याद दिलाता है कि इसका वीक पॉइंट हेड है और दोनों बिना डिले के अटैक करते हैं, लेकिन ये एनिमी इजी नहीं था। वह उनके अटैक्स इजीली ब्लॉक कर रहा था और उसकी स्किन स्टोन जैसी हार्ड थी। बियॉन फ्रंट से उसका अटेंशन लेता है, जबकि एनर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रिसाइज स्ट्राइक भी बेयरली पेनिट्रेट करता है। डीमन मुक्कर उसे सोर से फेंक देता है। वह खड़ी होती है और बोलती है कि ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बियॉन को याद आता है कि गेम में भी इसका डिफेंस और हीलिंग दोनों इनसेन थे। डीमन फिर रोर करता है और इस बार बियॉन को भी ठंड सी लगती है। वह समझ जाता है कि अब ये अपनी एबिलिटी यूज करेगा और वैसे ही होता है। वह गूल समन करता है और 15-20 गूल्स तुरंत स्पॉन हो जाते हैं। बियॉन एनर को बोलता है कि वह गूल्स हैंडल करे और वह डीमन को डील करेगा। शील्ड पकड़कर वह आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन का अटैक उसे पीछे धकेल देता है। वह फिर से बैलेंस बनाकर चार्ज करता है, शील्ड से ब्लॉक करता है और आइनार गूल्स को रैपिडली खत्म करती है। जैसे ही वह फ्री होती है, बियॉन उसे वार्न करता है फोकस लूज ना करे और फिर दोनों मिलकर डीमन पर अटैक करते हैं। इस बार उनका हिट डायरेक्टली डीमन के हेड पर लगता है। 1 सेकंड के लिए लगता है कि काम हो गया, लेकिन डीमन गिरता नहीं। एक पावरफुल अटैक से वह बियॉन को उड़ा देता है। वह सोर से मीन पर गिरता है और इंजर्ड हो जाता है। जब वह ऊपर देखता है, डीमन का वुंड ऑलमोस्ट हील हो चुका होता है। बियॉन स्ट्रैटेजी सोच रहा होता है, तभी आइनार डीमन के पैर पकड़ लेती है और उसे गिराने की कोशिश करती है। वह सक्सेसफुल होती है और डीमन पीछे गिर जाता है। ये चांस मिलते ही दोनों मिलकर अटैक करते हैं और फाइनली डीमन को फिनिश कर देते हैं। डीमन एक बड़ा मैजिकल क्रिस्टल ड्रॉप करता है, लेकिन बारबेरियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वह सिर्फ 100 क्रिस्टल्स का होता है। गूल्स के साथ टोटल मिलाकर लगभग 300 क्रिस्टल्स बनते हैं। रिस्क काफी बढ़ा था, लेकिन रिवॉर्ड छोटा लग रहा था। फिर भी एनर काफी एक्साइटेड थी मॉन्स्टर हंटिंग को लेकर और बियॉन भी सोचने लगता है
कि उसके साथ हंट करना इतना बुरा नहीं है क्योंकि अर्विन थोड़ी ज्यादा पैसिव थी। वो लोग सेम टैक्टिक यूज करके डेथ डीमंस को मारते रहे, उन्हें बैलेंस से गिराकर हेड पर फाइनल ब्लो देते हुए। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 70 डीमंस को डिफीट कर दिया। बियॉन्ड जो डीमन एसेंस ढूंढ रहा था अपने सील के साथ सिंक करने के लिए, उसे पहले दिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन डीमंस पेयर्स में आने लगे, लेकिन अभी भी मैनेजेबल थे। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वह एक जगह ज्यादा देर रुक गए। धीरे धीरे घूल्स उन्हें सराउंड करने लगे। दोपहर तक डीमंस 3 के ग्रुप में आने लगे और तब दोनों बारबेरियंस को समझ आ गया कि सिचुएशन हैवी होने वाली है। तभी एक और एक्सप्लोरर्स का ग्रुप वहां आ गया। बियॉन्ड कुछ बोलता उससे पहले ही आइनर ने उन्हें थ्रेटन कर दिया। डर के मारे वो एक्सप्लोरर्स तुरंत भाग गए। फिर वो बियॉन्ड से बोलती है कि उन्हें कैंप दूसरी जगह लगाना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस ने उनकी लोकेशन देख ली है और उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हुए बियॉन्ड सोचता है कि शायद उसका ह्यूमंस के साथ कोई बुरा पास्ट रहा होगा। जब वो लोग कैंप स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं तब उन्हें किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। केयरफुली आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि कई एडवेंचरर्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं। सबके बॉडी पर पॉइजन के साइंस होते हैं। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक प्लंडरर अपीयर होती है जो काफी शक्तिशाली लग रही थी। नॉर्मल एक्सप्लोरर्स मॉन्स्टर्स हंट करते हैं, लेकिन प्लंडरर्स दूसरे एडवेंचरर्स को मारकर पैसा कमाते हैं। ये काम डेथ पेनल्टी के अंडर आता है, लेकिन बियॉन्ड जानता था कि अगर यहाँ सब लोग मर जाएं तो बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लंडरर स्मर्क करके पूछती है कि क्या उनका पहली बार किसी ऐसे इंसान से सामना हुआ है। बियॉन्ड चुप रहता है और उसे एनालाइज करता है। उसकी स्टैंस देखकर क्लियर था कि वह काफी स्किल्ड है, इतनी कि बियॉन्ड ने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। उधर आइनार ऑलरेडी अलर्ट हो जाती है और अपनी सोर्ड पकड़ने लगती है। वह धीरे से बोलती है कि ये अपोनेंट काफी स्ट्रांग लग रही है। फॉलन बॉडीज देखकर क्लियर था कि सब पॉइजन से मरे थे, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। बियॉन्ड उस प्लंडरर से पूछता है कि क्या ये लोग उसके कंपेनियंस थे। वह कैजुअली पीछे मुड़कर बोलती है हाँ, और बिना रिमोर्स के उनका सामान कलेक्ट करने लगती है। एनार अनश्योर होकर पूछती है कि क्या उन्हें फाइट करना चाहिए, लेकिन बियॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ जज करके तुरंत डिसाइड करता है कि भागना बेस्ट ऑप्शन है। रिएक्शन देने से पहले ही दोनों फुल स्पीड से भागने लगते हैं। भागते हुए बियॉन्ड अपने पहले लगाए हुए मार्कर्स देखने लगता है जो उसने फर्स्ट फ्लोर का रास्ता याद रखने के लिए बनाए थे, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही वह 4 ह्यूमन एक्सप्लोरर्स के ग्रुप से टकरा जाते हैं। दोनों तुरंत रुक जाते हैं। आइनर फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बियॉन्ड जल्दी से बोलता है कि वो भाग रहे हैं और उन्हें हेल्प चाहिए। अपनी वॉरियर ऑनर की कसम खाकर वो बोलता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। ग्रुप उनकी बात मान लेता है और उनका लीडर एक ऑफर देता है कि अगर वो प्लंडरर को हरा दें तो रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। वह उन्हें पास बुलाता है और अपनी नो मोबिलिटी यूज करने की बात करता है जो 3 मीटर रेडियस में सबको क्लोक कर सकती है जब तक वो मूव ना करें। बियॉन्ड और आइनर उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही लीडर बोलना शुरू करता है एक अजीब मैजिक इफेक्ट उन पर लग जाता है और उनके बॉडीज फ्रीज हो जाते हैं। बियॉन्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि ये ट्रैप है। एक्सप्लोरर्स स्मर्क करते हैं और बोलते हैं कि 2 बारबेरियंस सीधा उनके ट्रैप में आ गए। बियॉन्ड के बॉडी में पैरालिसिस स्प्रेड हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये प्लंडरर्स का सेटअप था। उसका दिमाग फास्ट काम करता है और वह एनालाइज करता है कि ये कौन सी मैजिक है। फिर उसे याद आता है कि ये स्टोन गोलम का इमोबिलाइजेशन स्पेल है जो सिर्फ तब ब्रेक होता है जब डैमेज मिले। जब प्लंडरर्स अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब उनमें से एक आइनर का फेस पकड़कर बोलता है कि बारबेरियन का हार्ट काफी वैल्यूएबल होता है। दूसरा बियॉन्ड के पास आता है और नाइफ निकालकर बोलता है कि वह बच नहीं पाएगा। जैसे ही वह नाइफ उसके नेक की तरफ ले जाता है बियॉन्ड ऑलरेडी रेडी होता है। वह अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है ताकि वुंड शैलो रहे, लेकिन दर्द इनफ होता है पैरालिसिस तोड़ने के लिए। अगला मोमेंट ही गेम चेंज कर देता है। वह तुरंत मूव करता है और अटैकर के फेस पर सोर का पंच मारता है। सब शॉक हो जाते हैं। बियॉन्ड हैवी ब्रीदिंग के साथ अपनी नेक से नाइफ निकालता है और साइड में फेंक देता है जो एनार के पास गिरता है, लेकिन वह खुद काफी इंजर्ड होता है और खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। उसके लेग्स गिव अप कर देते हैं और वह घुटनों पर गिर जाता है। एनार एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। अपनी सोर्ड पकड़कर वह आगे बढ़ती है और एक एक करके सब प्लंडरर्स को काट देती है। एंड में सिर्फ लीडर बचता है जो अपने लोगों को मरते देख भाग जाता है। एनार उसे इग्नोर करती है और सीधा बियॉन्ड के पास जाती है। वह क्रिटिकल कंडीशन में होता है। पैनिक में वह चिल्लाती है कि वह जिंदा रहे। वह रिवेंज की कसम खाती है जबकि बियॉन्ड बेयरली कॉन्शियस होता है और वीकली पोशन मांगने की कोशिश करता है। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद बियॉन्ड के मेंटालिटी स्टैट्स में 3 पॉइंट्स का इंक्रीज होता है। पोशन लेने के बाद और सील की हेल्प से उसका नेक वुंड जल्दी हील हो गया। आइनर ने उसे कंग्रेचुलेट किया, मजाक में बोलते हुए कि अब वह इकलौता बारबेरियन है जिसके नेक पर स्कार है। अब फुल्ली रिकवर होते ही बियॉन्ड ने डिसाइड किया कि वह प्लंडरर्स के लीडर को ढूंढेगा और कुछ ही टाइम में वह उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसे मारने के बजाय बियॉन्ड उसकी एबिलिटी यूज करना चाहता था ताकि वह रेड हेड प्लंडरर से छुप सके। तभी अचानक एक डार्ट हवा में आता है और सीधा उस कैप्चर्ड प्लंडरर के नेक में लगता है। दोनों मुक्कर देखते हैं और उसकी डेड बॉडी गिर चुकी होती है जबकि रेड हेड प्लंडरर आगे बढ़ रही होती है। वह रिवील करती है कि वह उनकी पूरी फाइट देख रही थी। बियॉन्ड तुरंत आइनर को चिल्लाकर बोलता है कि अटैक करो और दोनों एक साथ उस पर रश करते हैं, लेकिन 2 बारबेरियंस के अटैक के बावजूद वह बिल्कुल काम रहती है। वह इजिली आइनर का स्ट्राइक डॉज कर लेती है
और बियॉन्ड का अटैक भी ब्लॉक कर देती है। बियॉन्ड सोचने लगता है कि इसने कितनी एसेंसेस अब्सॉर्ब की होंगी क्योंकि वह इंसेनली स्ट्रांग है। टैक्टिक चेंज करते हुए वह अपना वेपन छोड़ देता है और उसे पुश करने की कोशिश करता है एनार को अटैक करने के लिए बोलते हुए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वह घुटनों पर गिर जाता है। उसे समझ आता है कि प्लंडरर ने डैगर से उसे स्टैब कर दिया है। एक स्केरी थॉट आता है, अगर वह ऑरा यूजर है तो उनके पास कोई चांस नहीं है। आइनर पीछे से सरप्राइज अटैक करती है, लेकिन प्लंडरर इतनी फास्ट रिएक्ट करती है कि आइनर डिफेंड भी नहीं कर पाती। वह पैरालाइजिंग पॉइजन यूज कर रही थी और दोनों बारबेरियंस इमोबिलाइज हो जाते हैं। बियॉन्ड समझ जाता है कि वह उनके लेवल से काफी ऊपर है। जब वह डैगर उसके फेस पर पॉइंट करती है तब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। वह डील ऑफर करती है, अगर बियॉन्ड कसम खा ले कि उसने कभी उसे नहीं देखा तो वह उसे जिंदा छोड़ देगी। वह एक्सप्लेन करती है कि वह ओरिजिनली बारबेरियंस को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उनकी रेस की किरदार है। बियॉन्ड को लगता है वह सच बोल रही है, लेकिन आइनर उसे वार्न करती है कि उस पर ट्रस्ट मत करे, वह सिर्फ खेल रही है। बियॉन्ड पूछता है कि अगर वह मना करे तो क्या होगा। वह सीधा बोलती है कि वह उसे मार देगी। सिचुएशन देखकर बियॉन्ड मजबूरी में ओथ ले लेता है। प्लंडरर उसकी बात से थोड़ी इंप्रेस्ड होती है और बोलती है कि वह दूसरे बारबेरियंस से डिफरेंट है। फिर वह उस पर कोई एनहांसमेंट जैसा इफेक्ट डाल देती है। अब आइनार की बारी आती है। शॉकिंगली वह मना कर देती है। प्लंडरर अपना डैगर उठाती है उसे खत्म करने के लिए। बियॉन्ड पैनिक में आइनार को बोलता है कसम खा ले। आइनार बारबेरियन ऑनर की बात करती है, लेकिन बियॉन्ड उसे याद दिलाता है कि उसने उस पर ट्रस्ट करने का प्रॉमिस किया था। फाइनली वह मान जाती है और ओथ ले लेती है। जाते जाते बियॉन्ड पूछता है कि वह किस फ्लोर से आई थी। वह बोलती है 8th फ्लोर। मतलब वह दोनों सिर्फ उसकी मर्सी की वजह से हिंदा बचे थे। जैसे ही वह गायब होती है बियॉन्ड अंदर ही अंदर वाव लेता है कि नेक्स्ट टाइम आउटकम अलग होगा। दोनों फर्स्ट फ्लोर पर वापस आते हैं और पोर्टल से बाहर निकलते ही आइनर जमीन पर गिर जाती है। बियॉन्ड पूछता है क्या वह ठीक है और वह वीकली बोलती है कि अब वह वॉरियर नहीं रही। बियॉन्ड सीधा बोलता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग सर्वाइव करते हैं और फ्यूचर में एक और चांस मिलेगा। आइनर धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करती है और सोचती है कि एक दिन वह रिवेंज लेंगे। वह रेस्ट लेने के लिए रुकते हैं, लेकिन बियॉन्ड थकने के बावजूद सो नहीं पाता। उसे इतना बुरा फील नहीं हो रहा था जितना ह्यूमिलिएशन हो रहा था। बिल्कुल उस टाइम जैसा जब वह ब्लॉन्ड गाय ने उसे बचाया था। उसे सब याद आता है। प्रीस्टेस ने हील करने से मना किया था। सोर्ड्समैन ने पोशन दिया था जो उसने हेल्पलेस होके पिया था। उससे वह सब याद आता है। डिकैपिटेटेड बॉडीज, इस दुनिया की मैडनेस। अब तक वह बस सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया वह ऐसे नहीं जीना चाहता। वह आइनर से पूछता है कि क्या वह स्ट्रांग बनने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे डेंजरस ही क्यों ना हो। वह बिना हेजिटेशन के हाँ बोल देती है, क्योंकि अगर स्ट्रांग नहीं बने तो मर जाएंगे। बियॉन्ड फिर अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वह रिफ्ट में जाएंगे और केस ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले वह फर्स्ट फ्लोर पर अलग अलग मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं और एक डार्क एरिया तक पहुंचते हैं। कुछ टाइम बाद वह एक स्टोन मॉन्यूमेंट के पास पहुंचते हैं। बियॉन्ड बताता है कि ये उन लोगों का मेमोरियल है जिन्होंने लैबिरिंथ डिस्कवर किया था। उस पर एक कोट लिखा होता है जो उसने गेम में देखा था, मतलब हिडन। कंडीशन भी सेम होगी। रिफ्ट ओपन हो सकता था, लेकिन ये एक सीक्रेट था। एनर प्रॉमिस करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी, लेकिन पूछती है रिफ्ट क्या होता है। बियॉन्ड बताता है कि ये लैबिरिंथ के अंदर एक और लैबिरिंथ होता है। फर्स्ट फ्लोर पर रिफ्ट ओपन करने के लिए 4 टाइप्स के मॉन्स्टर्स के मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। सेकंड फ्लोर से एक 8th रैंक क्रिस्टल चाहिए होते हैं। रिफ्ट एक इंस्टेंस डंजन ओपन करता है जिसमें मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं और डिफिकल्टी पार्टिसिपेंट्स पर डिपेंड करती है। गेम में ये रिफ्ट सिर्फ 3 महीने बाद ओपन हुआ था, लेकिन लोगों ने बाद में इसे फोर्स ओपन करना भी सीख लिया था। बियॉन्ड रिफ्ट एक्टिवेट करता है और दोनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं।